अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सारा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ आवर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज 21 जून और इस वक्त हो रहा है 11:12। 21 जून बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। आज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। एक आध मिनट का फ़र्क होता है मगर सबसे बड़ा दिन होता है साल का। और इसके बाद जो है दिन फिर घटना शुरू हो जाएंगे। 2023 आया, शुरू हुआ और अब सबसे बड़ा दिन भी आ गया। और उसके बाद सबसे लंबा दिन ख़त्म होने के बाद सबसे छोटा दिन भी दिसंबर में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। साल तेज़ी से गुजर रहा है, माह और साल बदलते चले जा रहे हैं। मेरा और आपका साथ हुए आज 33वां हफ्ता है, यानी कि तकरीबन लगभग 8 महीने हो गए मेरे और आपके साथ को। हेल्थ आवर के इस प्रोग्राम में मैं बहुत मुतमन्नी हूँ आप लोगों की, जो आप मुझे सुनते हैं, मेरे गेस्ट को पसंद करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, कॉल पे शामिल होते हैं और हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि सिंध पुलिस है ही आपके सफ़र, ज़िंदगी के सफ़र में आपका हम सफ़र। लेकिन यहाँ मेरा अपना एक स्लोगन भी है, मैं कहती हूँ हेल्थ के सफ़र में भी आपका हम सफ़र है। आज 21 जून को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो सालगिरह भी है। और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जितने लोगों की आज के दिन बर्थडे होती है उनको बर्थडे विश भी करते हैं। जिन लोगों की एनिवर्सरीज होती हैं उनको भी विश करते हैं। और खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है या कोई डेथ एनिवर्सरी है तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। साल माह दिन गुजरते चले जाएंगे, लम्हों में बदलते चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ आ गए, बचपन से बड़े होते चले गए और बड़े से बड़े तर होते चले गए। और उसके बाद फिर कभी हम भी चले जाएंगे इस दुनिया से, बातें रह जाएंगी। क्योंकि IT का ये दौर है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और भी ज़्यादा जिद्दतें आ रही है। और मेरा और आपका ये शो लाइव होता है, पहले 10 मिनट के लिए लाइव होता था, अब पूरे 2 घंटे के लिए मैं आपको जो है लाइव नज़र आती हूँ अपने गेस्ट के साथ। तो इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम आपकी हेल्थ पे बात करते हैं। क्योंकि सिंध पुलिस FM 88.6 का ये वतीरा है कि हम अपने नेटिजन्स को, हमारे शहरियों को, हमारी आवाम को सेहतमंद देखना चाहते हैं। सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद दिमाग परवान करता है। और सेहतमंद जब दिमाग आपका सेहतमंद होता है तो सिटीज़न आपके सेहतमंद होते हैं, आपका मुल्क सेहतमंद होता है। हम सोचते अच्छा हैं, हम बोलते अच्छा हैं, हम लिखते अच्छा हैं, हम पढ़ते अच्छा हैं। तो मेरे प्रोग्राम में आज आप लोग शामिल हो सकते हैं कॉल के थ्रू और SMS के थ्रू। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, एज़ यूजुअल 021992913 पर कॉल डायल कर सकते हैं। या फिर एक नया भी नंबर हम आपको बता देते हैं, एक मोबाइल नंबर भी है। पैकेजेस बड़े आम हैं आजकल, तो आप हमें मोबाइल पैकेजेस से भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एज यूजुअल मैसेज लिख के, जी हाँ SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 8881 पर। और भी बहुत सारे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की आज बर्थडेज हैं। बट चूँकि बीबी भुट्टो साहिबा जो हैं हमारे लिए बड़ी एक कदावर शख्सियत हैं और औरतों के लिए एक मिसाली जो है शख्सियत है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने अपने दौर में बड़ा काम किया, ख़वातीन की, और एक तरह से पहली प्राइम मिनिस्टर हैं इस्लामिक वर्ल्ड की। तो ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है वुमेंस के लिए, वरना ख़वातीन को नॉर्मली इस पोजीशन पे लाते नहीं हैं। खैर, प्रोग्राम में हेल्थ का और हेल्थ पे बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं बात करती चलूँ कि अभी हम तूफ़ान के एक दौराहे से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह तूफ़ान टल गया, बारिशें अब ऑलमोस्ट होने वाली हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सीज़न आ गया है, ज़ुल्हज के ये दिन हैं, बड़े मुबारक दिन हैं। कल पहली ज़ुल्हज थी और कल से लेके 9 दिन तक जो है, बल्कि 13 दिन तक तकबीर और तहलील का सिलसिला रहेगा। अपनी इबादत के मामूलात को थोड़ा सा ट्यून कर लीजिए, तकबीरात पढ़ते रहिए और दुआओं में का ख़ास एहतमाम कीजिए, सदक़ात का एहतमाम कीजिए और जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी उस हिसाब से कुर्बानी कीजिए। मगर आप सोच रहे होंगे हेल्थ के प्रोग्राम में मैं ये ऐसी बातें आपको कर रही हूँ, यहाँ आ गई कुर्बानी की बात। और जब कुर्बानी होती है तो हमारे घरों में गोश्त आता है, और जब गोश्त आता है तो फिर थोड़े से हम जो है एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी बसात से ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। गेस्ट है मेरी स्पेशल डॉक्टर, माशाल्लाह खूबसूरत सी, प्यारी सी एक सूरत, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, डॉक्टर माजबीन यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फैमिली मेडिसिन भी देखती हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ करती हैं, हाफिज़ कुरान हैं और माशाल्लाह दीन की तालीम भी देती हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर माजबीन से और बात करते हैं
ये जो बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में और हम वैसे आम तौर पर भी बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, प्रोटीन डाइट्स लेते हैं, इनके क्या नुकसानात हैं, हम अपनी लाइफ में हेल्दी किस तरह ले सकते हैं, प्लस इन ईद के दिनों में अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करें, और साथ ही साथ फैमिली मेडिसिन के टिप भी लेंगे। जी मैडम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हमारे रास्तों में कोई कहकशा नहीं, मगर अब कहकशा बनती चली जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत अच्छी कहकशा बनेगी और बहुत आराम से चल के लोग आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मेरे प्रोग्राम में यूरोलॉजिस्ट आ चुके हैं दो तीन बल्कि, और फीमेल यूरोलॉजिस्ट वैसे भी बहुत कम होते हैं। जब उनसे बात करो तो वो भी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर पे बात करते हैं। नेफ्रोलॉजी पे बात करो तो बात आती है किडनी पे। तो ये क्या दो अलग अलग फील्ड्स हैं? जी, एक्चुअली ये है कि नेफ्रोलॉजी जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हम इलाज करते हैं, और नेफ्रोलॉजी में हम यूजुअली डायलिसिस, गुर्दे के A to Z बीमारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को हम डील करते हैं, जिसमें जो है गुर्दे के अपने बीमारियां, डायलिसिस से रिलेटेड मसले मसाइल, और वो मरीज जिनका रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है अब, उसकी भी जो है वो सारे मामलात देखे जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी में जो है वो हम हाइपरटेंशन देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट, उसके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और जो है उसकी ड्रग रिलेटेड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें नेफ्रोलॉजी में है। जबकि यूरोलॉजी में जो है वो हम यूजुअली सर्जरीज, किडनी स्टोन्स अगर मेडिसिन से आउट नहीं हो रहे तो फिर उसको कौन सी सर्जिकल इंटरवेंशन से या सर्जिकल ऑपरेशन से जो है वो उसको रिमूव करना है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर के ऑपरेशन, ये सब चीज़ें जो हैं यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये सारी ये बिल्कुल ऐसा फर्क नहीं है जैसे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजी लमसम कि साइकोलॉजी में आप सिर्फ जो है वर्ड ऑफ माउथ से ठीक कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, आप मेडिसिन जरूर देते हैं, बट आप लोग जो है सर्जरीज पे नहीं जाते। जो हमारे रिलेटेड सर्जरीज, जो माइनर सर्जरीज हैं, जिसमें किडनी की बायोप्सी शामिल है, किडनी की बायोप्सी शामिल है, और जो हम डायलिसिस के लिए पेशेंट्स के कैथेटर लगाते हैं, जिनसे अमूमन लोगों ने देखा होगा, वो पेशेंट जिनको इमरजेंसी में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो हम उनके एक नलकी लगाते हैं जो कि अमूमन गर्दन में या टांगों में लगती है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो प्रोसीजर, और किडनी की बायोप्सी का प्रोसीजर। अच्छा, हम देख रहे हैं डे बाय डे जिस तरह डायबिटीज के उसमें पाकिस्तान जो है थर्ड वर्ल्ड में जो है तीसरे नंबर पे आ चुका है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि किडनी के इश्यूज भी डे बाय डे, हम जनरली भी अगर एक आम बंदा थोड़ी सी तकलीफ के साथ आया, हम उसका अगर कोई लैब्स कराते हैं तो हमें क्रेटिनिन और ये लेवल्स इतने हाई मिलने लगते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर तो आप देखें एक रूटीन सी बात हो गई है कि थोड़ा सा भी है देखा तो जी ब्लड प्रेशर हाई है, और डेफिनेटली उसमें किडनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना आपका शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्या हमने अपने ऐसे लाइफस्टाइल बिगाड़ लिए, क्या कर लिया? अच्छा, देखें, इसमें जो है ना काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जितनी दुनिया में डायबिटीज़, पाकिस्तान में डायबिटीज़ बढ़ रही है, जितनी डायबिटीज़ बढ़ेगी ना उतनी ही ज़्यादा किडनी की डिजीज़ भी बढ़ेंगी, क्योंकि डायबिटीज़ अल्टीमेटली आपके सारे ऑर्गन्स को, हार्ट है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, सारे ऑर्गन्स को जो है, आँखें हैं, किडनीज हैं, सबको इन्वॉल्व करती जाती है। तो उसमें लाजमी सी बात है कि जब शुगर ब्लड बढ़ी रहती है ब्लड में तो किडनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा। ये तो हो गई डायबिटीज़ की बात। सेकंड, हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है किडनी की डिजीज़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो उसका देखें, मैं आपको बताऊँ, यंग जनरेशन में मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं देखती हूँ यंग लड़के, यंग लड़कियाँ आते हैं और इंसिडेंटली आप उनका BP चेक करें, BP हाई, माइनर सी कंप्लेन के साथ आते हैं। जब आप उनके किडनी का टेस्ट कराएं तो यूरिया बढ़ा हुआ, क्रेटिनिन डायलिसिस के पास तो नहीं होता, लेकिन उनका जो नॉर्मल हमारा <1 होना चाहिए उससे रेज होता है। जब उनकी हम हिस्ट्री को इवेलुएट करते हैं, मैं देखती हूँ जब उनकी हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो कोई ना कोई उनकी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ होती है, स्ट्रेस की वजह से BP बढ़ता है, और जिसकी वजह से जो है डिफरेंट जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में रिलीज होते हैं, और जिसकी वजह से किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, फास्ट फूड, ये जो रूटीन में जो हमारे स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, लाइक ऑफिस वर्क वगैरह में इनकी मीटिंग्स इस तरह हो रही हैं, या इनके जो यूजुअली लंच में बाहर आफ्टरनून आवर्स में कर रहे हैं, उसमें वो हाई सॉल्ट इनटेक है। जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा किडनीज पे लोड बढ़ता जाएगा, और विद टाइम जो है किडनीज जो है वो इन्वॉल्व होती जाएंगी। सही, ये हो गई। इसके अलावा जो मैं एक चीज़ और देखती हूँ वो ये होता है पेन किलर्स और गैर ज़रूरी
अद्वियात का इस्तेमाल जो कि मेडिकल स्टोर वाला आपको दे देता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी बड़ी जो है ना एक टॉक्सिक चीज़ है। चलें पैराडॉल और इस तरह पैरासीटामोल के इस्तेमाल तक तो ठीक है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि जो है मेडिकल स्टोर वाले आपको ऐसी ऐसी दवाइयाँ खुद दे देते हैं, या मेडिकल स्टोर वाला भी ना दे, आप घर में भी ये बड़ा सेल्फ मेडिकेशन के आदि होते हैं। मेडिकेशन होते हैं। कुछ मेडिसिन के नाम हमने ले लिए हैं, लेकिन डेफिनेटली इनका ये मकसद नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल करें, और यहाँ कोशिश करेंगे कि मेडिसिन के नाम हम ना लें, क्योंकि होता ये है कि यहाँ जहाँ से भी सुन लिया ना हमने कि ये मेडिसिन का नाम आया, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं ये सोचे समझे बगैर। जबकि गूगल पे वैसे तो हम बहुत सर्च करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन मेडिसिन को भी आप सर्च करके देखें कि आपकी किडनी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो ये वाली चीजें जो है। इसके अलावा तीसरी चीज हम देखते हैं लेक ऑफ एक्सरसाइज। सुबह से लेके शाम तक की हमारी रूटीन ऐसी है कि वर्क में मोबाइल के इतना हम इन्वॉल्वमेंट हो गई है जिंदगी में कि हम मोबाइल इतना यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है। कोई वॉक 20 मिनट्स 30 मिनट्स की जो रिकमेंडेड वॉक है जिससे ब्लड प्रेशर शुगर्स कंट्रोल रहते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो एक होता है ना, वो तो हमारी जिंदगियों से विद टाइम जो है वो खत्म ही होता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और जिसकी वजह से है जो है वो किडनी डिजीज जो है वो बढ़ती जा रही है, डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। यंग लड़कियों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, यंग लड़कों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। जितनी मोटापे से ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि पियर शेप बॉडी होती जा रही है। एग्जैक्टली, जो है ट्रंकल ओबेसिटी जिसको कहते हैं ना, कि हो गई है, जो आप देखेंगे लोअर एब्डोमेन आपका बड़ा है, और फिर वो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती चली जा रही हैं। ये जो मिडनाइट डील्स आपको अवेलेबल हैं, ये इजी एक्सेस आपका फूड का हो गया है, तो ये चीजें भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। आप इसको रखें अपनी जिंदगी में, जाहिर सी बात है कभी कभी तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इसको, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसको अवॉइड करें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकें। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में, बल्कि नॉर्मली हमारे घरों में ये प्रैक्टिस ही नहीं थी, अल्लाह गरी की रहमत करने वाले वाले साहब को, कि वो हम जिस एरिया में रहते थे वो फूड स्ट्रीट थी, लेकिन हमने कभी भी वहाँ के कोई फूड ऐसे टेस्ट ही नहीं किए थे। मतलब हम इवन लोग जो है बारबेक्यू इतना, हम कोई ईद वीद पे कभी कुछ मंगवाया तो ठीक है, अदरवाइज वो चीज़ें सारी घर में बनती थी और बड़े साफ सुथरे स्टाइल से, और मतलब हमें ये प्रैक्टिस की कराई गई थी कि ये बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेकिन आजकल की जनरेशन को हम देखते हैं कि अगर माँ ने खाना पकाया भी है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बाजार का जो टेस्ट मुंह को लग गया है ना, तो वो आदत पड़ गई है। पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, वक्त की तो खैर बचत हो जाती है उसमें, लेकिन पैसे का ज़िया है, और साथ ही साथ सेहत आपकी बड़ी मुतासर होती है, क्योंकि जो बाहर वाला है वो आपकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें यही कह दें कि सबसे ज़्यादा जो लॉस है ना, पैसे का भी और टाइम का तो है, लेकिन इसके में सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो हेल्थ का है। और हेल्थ वंस आपकी लॉस्ट होती जाती है ना, तो उसको रिकवर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जो है मैं तो अपने पेशेंट्स को और सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि हम अपनी लाइफ स्टाइल ही ऐसा मॉडिफाई करें कि हमें डॉक्टर से इंटरेक्शन की भी जो है वो मिनिमल सी जरूरत पड़े, उन चीजों में पड़े जिसमें हाँ डेफिनेटली हमें जो है वो इंटरेक्शन करने की जरूरत है। डॉक्टर की दुकानदारी खराब कर रही है, लेकिन देखिए अल्टीमेट पर्पस के लोग सेहतमंद रहे। एग्जैक्टली वही हम चाह रहे हैं, और यही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद है कि यहाँ हम बात करते हैं सेहत पर, और सेहत के उसूलों पर बात करते हैं, और कोशिश करते हैं अपने लोगों को समझाने की कि जिस तरह जिंदगी पे आप लोग चल रहे हैं वो इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री लाइफ स्टाइल नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास तो बेहतरीन मॉडल है इस्लाम, अगर हम सिर्फ उस मॉडल को थोड़ा सा फॉलो कर लेना तो मेरा ख्याल है हमारी सारी मुश्किलात जो है काफ़ी हद तक काबू में आ जाएंगी, जिनमें उल्टे सीधे जो लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे बॉडी शेप्स हैं, फिर जो है डिप्रेशन, हम लंबे सजदे नहीं करते, हम सजदों में दुआएं नहीं मांगते, हम सजदों की तौफीक नहीं अदा होती, तो उसकी वजह यही है ना कि डिप्रेशन हमारा इसीलिए बढ़ रहा है। अगर हम सजदों में चले जाएं ना तो डिप्रेशन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। तो सजदों के लिए तो बेहतरीन तरीका आपके पास इबादत की सूरत में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वो बचपन में पढ़ाए जाते हैं। मेरा ख्याल है अब ये पोएम भी शायद सिलेबस से आउट हो गई होगी, क्योंकि हमने तो बहुत पढ़ी और हमने इसका इस्तेमाल भी किया, और आज तक अर्ली टू बेड वाले ही हम कहलाते हैं। बट हम
अपनी जनरेशन को देखते हैं तो वो बड़े अफसोस होता है कि सोते ही वो रात को 4-5 बजे हैं सुबह, और फिर जो है 2 बजे सुबह उनकी हो रही होती है, तो दैट इज नॉट द गुड लाइफ। स्पेशली छुट्टी के दिन तो यही होता है कि छुट्टी के दिन ये होता है कि चले आप और उसमें चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक्सरसाइज को टाइम दें, आप अपना अगला वीक ऑर्गेनाइज करें कि उसमें आपको किस तरह हेल्दी चीज़ें जो हैं वो खानी है, किस तरह आपको रहना है। उस दिन आप योगा करें ताकि आप अगले वीक के लिए रिचार्ज हो सकें। वो सब चीज़ें हम अपनी लाइफ से नहीं हम तो बहुत हैवी खाने खाएंगे और पराठे और छोले और जो है हलवा पूरी। देखिए खाना मना नहीं है, लिमिट से खाएं, साथ ही साथ इन चीजों को फॉलो करें तो आपकी बॉडी में कहीं भी वो जो है डिपॉजिट नहीं होगा। अच्छा मैडम, आपकी जो है 2 फील्ड मुझे नजर आई, एक तो फैमिली मेडिसिन नजर आई और एक नेफ्रोलॉजी। जी जी बिल्कुल। क्या किस चीज ने पहले अट्रैक्ट किया, फैमिली मेडिसिन ने या नेफ्रोलॉजी ने? नेफ्रोलॉजी ने। नेफ्रोलॉजी, हाँ। क्यों? नेफ्रोलॉजी बेसिकली जो है वो डायलिसिस, किडनी और एक समझे एक वेस्क्यूलर फील्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो है ब्लड की चीज़ों से इंटरेक्शन है, ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट से इंटरेक्शन है। इसके अलावा डायलिसिस इस पूरा एक वेस्क्यूलर फिनोमेना है, तो उससे एक इंटरेक्शन है। तो इस वजह से जो है वो नेफ्रोलॉजी। लेकिन जब नेफ्रोलॉजी में आई तो लगा कि नहीं, मेडिसिन तो एक समंदर है, इसमें अभी और भी मेरी क्रेविंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो फिर मैंने एक दूसरा स्पेशलाइजेशन जो है फैमिली मेडिसिन में किया ताकि मैं और ज़्यादा जो है पेशेंट को जितनी चीज़ों को कैप्चर करके एक फोकस उनको लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी को चीज़ों को बता सकूं वो करूं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आजकल जो पेशेंट का टर्न ओवर है आपके पास, उनमें एक तो क्या आपने बताया यंग जनरेशन से आता है, लेकिन एक तो एज लिमिट दोबारा हमें बताइए कि किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, किन कंप्लेंट के साथ आते हैं? क्योंकि यंग जनरेशन अगर आ रही है तो हम देख रहे हैं कि ये वेपर्स इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें किस हद तक आपकी किडनी को नुकसानदेह करती हैं? अच्छा देखिए, यंग जनरेशन पे बात करें ना तो सबसे जो मैं फैक्टर देखती हूँ ना, वो एक तो इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। 10 आवर्स 11 आवर्स अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास सिर्फ सोने का ही टाइम बचेगा ना, किसी और चीज़ों का तो इनके पास टाइम नहीं है। स्पेशली यंग लड़के जो 25 से 35, यकीन करें इतने पेशेंट्स आते हैं जिनका क्रेटिनिन शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, वो आते हैं 2.5 3 के क्रेटिनिन। और क्या लैब्स खराब हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इन सब में स्ट्रेस। और दूसरी चीज़ डाइट, इनकी डाइट अच्छी नहीं है, टाइम इतना है नहीं इन लोगों के पास जल्दी खाना और इन सब चीज़ों में। इसकी वजह से फिर जो है एंजाइटी के हर काम जल्दी हो जाए। दूसरी चीज़ तवक्कल नहीं है बहुत ज़्यादा, हर काम खुद करना है, जल्दी से करना है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे हार्मोन्स, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो किडनी की डैमेज बढ़ रहा है। इवन हम आजकल हम बच्चों में भी देखें तो वो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बातें कर रहे होते हैं। हमें बोरियत हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम क्या करें? हाँ जी, है ना। तो कोविड ने तो ये डिप्रेशन का वर्ड बहुत इजी कर दिया है। तो ये वाली सब चीज़ें, तो ये लाइफस्टाइल को बहुत हमें इस पे काम करना है, लोगों में इसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हमारा मकसद ये है कि हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों का लाइफस्टाइल मॉडिफाई। देखें, आप यकीन करें कि गांव के लोग कितने कम बीमार होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखें कितनी है, 80-90 ईयर्स के आराम से वो लोग अपने खेतों में जाके काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं। मेरे अपने वालिद साहब माशाल्लाह से स्ट्रेस भी कम लेते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत वो है माशाल्लाह, 82 ईयर्स के अपने सारे काम खुद करते हैं। लेकिन इसमें हम देखें अगर यंग जनरेशन पे आए तो वो 55 ईयर मतलब, और हम उस पे आए 25-30 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो रिमोट से सारे काम हो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं बिस्तर से। तो क्या है कि उनकी ओबेसिटी बढ़ रही है और इनकी जो है वो चीज़ें, स्क्रीन टाइम भी तो बहुत मैनेज, स्क्रीन टाइम। इसके लिए तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को, आजकल जो छोटे बच्चे ना, उनको बहुत रोल प्ले करने की ज़रूरत है, उसको लिमिट करें। ऑब्वियसली ये दौर ऐसा है कि हमें उनको एक्सपोज भी करना है, ऐसा नहीं है कि हम उनसे गैजेट्स ले लें, उनको एक्सपोज ना करें तो ऑब्वियसली वो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट इट शुड बी बैलेंस। बैलेंस जो लाइफस्टाइल है ना, बैलेंस जो हमारी ज़िंदगी का है, वो हमने लूज कर दिया है। और मैं आपकी बात को सेकेंड करूँगी कि सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, इस्लाम की जो है ना, अगर हम तालीमात को फॉलो कर लें तो हमारा जो है ये बैलेंस भी अचीव हो जाएगा काफी हद तक। बिल्कुल है, 100% है। एक तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में बेहतरीन है।
यहाँ हम एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे ताकि थोड़ा सा जो स्ट्रेस हो रहा है आपको वो हाँ। सुन दे, स्ट्रेस का वर्ड वो आपका दूर हो जाए। इसके बाद हम वापस ही आप ही के साथ रहेंगे, आपको भी सॉन्ग सुनाते हैं और आपके साथ बैठे हैं यहाँ और आपको बता रहे हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत कैसे हो सकती है। जी, एक अच्छा सा सॉन्ग आतिफ असलम हमने सुना और बड़ा ज़बरदस्त सा सॉन्ग है। इसमें बलूचिस्तान को बड़ा अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया है, लेकिन नॉट ओनली बलूचिस्तान, खैर हमारा तो पूरा मुल्क ही बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त है और सारे मौसम हमारे पास हैं। सारे मौसम से याद आया कि इस दफ़ा गर्मी में आप देखें, बल्कि गर्मियों में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है, सारे पानी वाले फ्रूट्स हमारे पास हैं, लेकिन हम लोगों का वाटर इनटेक जो है वो बहुत कम होता है। हम देखते हैं कि अगर हम जॉब पे हैं तो पानी का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि वॉशरूम्स की फैसिलिटी हमारे यहाँ उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है और अगर होती है तो इतनी हाइजीनिक नहीं होती है, जिसकी वजह से हम पूरा दिन जो है ना एक इस कंडीशन में रहते हैं कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमें वॉशरूम जाना होगा। होता ये है कि इस पे भी हमारी किडनीज मुतासर होती हैं, बिल्कुल, है ना। और जो पानी हम पी रहे होते हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, उसमें कैलकुलस बनने का या किडनी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। किडनी स्टोन की क्या शरह है पाकिस्तान में और क्या ये किडनी स्टोन एट द एंड हमें डायलिसिस की तरफ ले जाता है? अच्छा, किडनी स्टोन्स पे अगर हम बात करें ना, किडनी स्टोन्स का अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह जो है वो लाइफस्टाइल है। इसके अलावा बाज़ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी भी है, जाहिर सी बात है किसी में जेनेटिक टेंडेंसी होती है। मेडिकेशंस इस तरह हम सेल्फ मेडिकेशंस इसको कहते हैं ना, हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट सप्लीमेंट्स या डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस जो सुपरवाइज नहीं होती या डॉक्टर या किसी जो है उससे रिकमेंडेड नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है किडनी स्टोन की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर वही मैं बात करूँगी कि लाइफस्टाइल फास्ट फूड जो हमारा जो है वो चीज़ों खाने का रुझान। बताइए ना जरा हमारे सुनने वाले, हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये बताइए कि चीज़ हमें डाइजेशन में कितना टाइम लेती है? चीज़ हमें डाइजेशन में बहुत लंबा टाइम लेती है, 7 to 8 आवर्स लेती है, बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि अगर इसकी चीज़ इज़ अ हेल्दी थिंग, बट जो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ गई है ना, आज मूड अप नहीं है तो चलो भाई पिज़्ज़ा खा ले, ये खा ले, फास्ट फूड की कोई चीज़ खा लें, जिंगर बर्गर खा लें, इस तरह की चीज़ें खा लें, तो डिफरेंट किस्म के बर्गर्स या फास्ट फूड्स जो है ना, चीज़। इसके अलावा चॉकलेट इंटेक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेक्स जिसमें चॉकलेट्स जो हाई कहते हैं कि हाई प्रोटीन शेक हैं, हाई इस तरह के शेक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, जिन लोगों में ज़रा भी जेनेटिक टेंडेंसी होती है उसमें जो है वो इंक्रीज कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। एंड अदर देन दैट, इसके अलावा वाटर इनटेक, यही जो बात आपने की कि जो है हम वॉशरूम नहीं जाते। अक्सर मैं आपको बताऊं कि मैं जब पेशेंट्स देखे मैंने और उनकी हिस्ट्री ली, उनको इवैल्यूएट किया, तो यही रीज़न निकला कि हम वॉशरूम नहीं जाना चाहते, वॉशरूम को अवॉइड करना चाहते हैं। तो भाई हम वर्क प्लेस पे या स्कूल्स में, इवन बच्चों का ये हाल है कि स्कूल में हम सिर्फ हाफ बॉटल, 1 ग्लास पानी पिया। जब 5 to 6 आवर्स का स्कूल है और आपने उसमें इतने समर सीजन में जो है वो बहुत ही छोटा ग्लास पानी का पिया, 200 ml पानी पिया, तो ऑब्वियसली जब यूरिन इतना कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो उसमें अगर जो भी पार्टिकल्स है, जितना कैल्शियम है, वो टेंडेंसी बढ़ा देगा। तो यही रिकमेंड किया जाता है स्पेशली कि, और एक बात मैं और ये बताऊं यहाँ पे कि ये जो सीज़न की चेंजिंग होती है ना, सर्दी टू गर्मी, इसमें क्या होता है, मरीज सर्दी के हिसाब से अपने आप को ट्यून करता है, थोड़ा सा गर्म मौसम आ जाता है तो पानी के इंटेक में वो चेंज नहीं ला पाता। पानी का इंटेक अगर सर्दी में 4 ग्लास 5 ग्लास पी रहा है तो वो समर में भी तो ये जो सीज़न होता है इसमें हम पीक देखते हैं स्टोन डिजीज़ की। ठीक है, रमज़ान में बहुत पीक देखी जाती है स्टोन डिजीज़ की, क्योंकि इफ्तार से लेके सहर तक लोग इतना पानी पीते नहीं है। मैं जितने मरीज आते हैं और जिनमें ज़रा भी टेंडेंसी होती है, जिनके हम स्कैन्स वगैरह कराए और उसमें कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स नजर आए, इवन कोई बड़ा स्टोन नजर नहीं आया, उनको रिकमेंड ये किया जाता है कि भाई आप अपनी बॉटल ही अलग कर लें। सही, ठीक है, ताकि आपको अपनी एक कैलकुलेशन रहे। आप अपनी 1 लीटर 2 लीटर की एक बॉटल अलग कर लें और उसको जो है आप खुद पिएं।
जो है वो, ताकि आपको जो है अपनी एक कैलकुलेशन रहे। सही है, वरना आप कूलर से ले रहे हैं, डिस्पेंसर से ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कितना पानी पिया। और ये वॉशरूम के लिए तो मैं ये कहूँगी कि इसको अवॉइड करने के चक्कर में जो है वो आप पानी के इंटेक को प्लीज़ कम ना करें। लाइफस्टाइल में यही कि फास्ट फूड्स, पानी का डिक्रीज इनटेक, ये सब चीज़ें जो हैं, स्पेशली एक और चीज़ जो हमारे यंग जनरेशन में बढ़ गई है ना, मीट का इंटेक। मीट का इंटेक बहुत बढ़ गया है। यूरिक एसिड तो इतना यंग बच्चों में, यंग लोगों में 25 से 30 साल 35 साल में यूरिक एसिड की दवाइयाँ देना एक नॉर्म हो गया है अब हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मीट की जो चीज़ें हैं, स्टेक्स हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उनका इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया। जो जितना लेना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपने रिकमेंडेड वेट वाइज, वो उससे ज़्यादा इंटेक ले रहा है। बॉडी की एक कैपेसिटी है, लाइक इंटेस्टीन की एक कैपेसिटी है, आपकी किडनीज़ की एक फ़िल्टर करने की कैपेसिटी है। किडनीज़ का काम बेसिकली फ़िल्टर है ना, तो उसकी एक कैपेसिटी है। जब आप उस पर उससे ज़्यादा लोड देंगे तो जाहिर सी बात है वो एक हद तक कंपनसेट करेगा, दैन उसका फंक्शन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इसके साथ साथ मीट के इंटेक के बढ़ाने के साथ साथ फ्रूट का इंटेक बहुत कम है। फ्रूट का इंटेक बहुत कम है, फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत कम है। डॉक्टर साहबा, इसमें मसला हमारा अपना भी तो है ना। हमारे पास महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के और एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। अब ये अच्छा, हमारे भी थोड़ी मेंटालिटी है, हम ये समझते हैं कि फ्रूट्स जो है ये लग्जरी है, ये एक लग्जरी है ना। फ्रूट को छोड़ो, खाना हो जाए ठीक है, फ्रूट छोड़ो। तो इसको लग्जरी अगर हम समझते हैं ना, तो ये तो बेसिक है। अब आप एक टैबलेट फांकना आसान समझते हैं एज कम्पेयर टू, एग्जैक्टली यही माइंडसेट है हमारा कि हम एक टैबलेट लेना आसान समझते हैं, बजाय इसके कि कौन फ्रूट छीले। स्पेशली फीमेल्स, मैं इसमें फीमेल्स को वो नहीं कर रही कि मर्द ज्यादा खाते हैं, बट फीमेल्स का शायद घर की रूटीन ऐसी है, छोटे बच्चों को देखना है, उनका तो फ्रूट का इंटेक होता ही नहीं है। वो मतलब अवेलेबिलिटी होने के बावजूद वो कर नहीं पाती। तो और महंगाई के हिसाब से कहूँगी कि जो सीजनल फ्रूट है, जो आपको जो है वो आपकी बजट में आ रहा है, आप उसका इंटेक डेली ट्वाइस अ डे, तो फ्रूट का कोई भी इंटेक आप लेते हैं। आप एप्पल लेना चाहते हैं, अगर आप कहते कि आप भर के पूरा 1 किलो एक साथ खाएं, बल्कि 1 किलो फ्रिज में रख के आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और सारे बच्चों में भी अगर आप एक पीस बांटें, तो मेरा ख्याल है उन जो डाइट को आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं अपने लिए खाना, वो जहर उससे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको अपने एनर्जी लेवल में भी होगा। जो देखें बाहर के जो फूड्स हैं ना, जो ड्रिंक्स हैं हमारे, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, वो आपका एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ाएंगे, बट आप देखें 2-3 दिन बाद आप कितना फटीक महसूस करते हैं, वो सब आपको ड्रेन कर लेते हैं। फौरन आपको बड़ी हाइट ऑफ एनर्जी मिलती है, बट जो है उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपका एनर्जी लेवल, फटीक लेवल, थकना शुरू हो जाते हैं। हमारी यंग जनरेशन का थकने का लेवल जो है वो बहुत हाई है। यहाँ थोड़ा सा मुताला करें ना अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ात का और उनके रहन सहन का, तो हम देखते हैं कि 40-40 दिन 2-2 खजूरों पर, और आप देखिए क्या स्मार्ट फिगर, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई सर का दर्द नहीं। तो वजह ये है ना कि अल्लाह ताला ने जिस्म जो बनाया है उसकी एक अपनी हिसाब किताब है। अगर उस हिसाब किताब से किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, मदार से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वो या तो आउट खत्म हो जाती है या फिर वो तबाह हो बर्बाद हो जाती है। ये तो हदीस है कि थोड़ी सी भूख रख के खाओ। हाँ, 3 हिस्से तो वैसे ही करने हैं हमें, थोड़ी सी इंसान भूख रख के खाए तो। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में ये सारी बातें होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बोर हो जाएं और जो फेडअप होके मुझे फोन ना करें या कॉल ना करें, SMS ना करें। ये बातें सारी आप ही की सेहत पे हो रही हैं, मेरी सेहत पे हो रही हैं, मेरे घर वाले आपके घर वाले से मुत्तफिद हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपना फ़ोन उठाइए और डायल कीजिए। अगर लाइन डायल कर रहे हैं तो 021992136663 डायल कीजिए, और अगर आप मोबाइल से मिलाना चाहते हैं तो 03158800008824 डायल कीजिए। तो आपको हम यकीनन आपके मशवरे भी देंगे, आपसे बातें भी करेंगे, आपकी बात भी करवाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महजबीन यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं और फैमिली मेडिसिन में भी डील करती हैं। अच्छा, ये बात हो रही थी हमारी ये किडनी स्टोन पे, और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी आपसे सवाल किया था कि ये किडनी स्टोन पे ट्रीटमेंट ना होने की सूरत में कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर बढ़ना और फिर फाइनली ये डायलिसिस पे चला जाता है। किस तरह ये सफर होता है? ये ऐसे होता है कि बहुत सारी डिजीज़ किडनीज़ की ऐसी हैं, जैसे रीनल स्टोन्स है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किडनी की अपनी कुछ बीमारियां हैं। अगर इनको प्रॉपरली टाइमली मैनेज ना किया जाए ना, टाइमली जो है इनको मैनेज जो इनका है कंट्रोल ना किया जाए, तो ये
तेज़ी से आपको ले जाती हैं टूवर्ड्स डायलिसिस। ठीक है, और टूवर्ड्स डायलिसिस हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गया है आजकल डायलिसिस। पहले ज़माने में जो हम सुनते थे कि ख़ानदान में कोई एक आध बंदा जो है डायलिसिस पे गया, अब आप खुद अपने आप से फैमिली को ही ऑब्जर्व करें ना अपने, तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको 5-6 लोग तो आपके बहुत करीबी सर्कल में डायलिसिस पे नज़र आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये करें कि मरीज़ को डायलिसिस के सफ़र, डायलिसिस पे जितना हम डिले कर सकें ना, जितनी डिजीज़ को प्रोग्रेस रोक सकें, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसको हम रोक सकें, वो हम कर सकें। तो और उसके लिए जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ हम मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं उसकी, रूटीन मॉनिटरिंग मंथली, किसी की 2 महीने में, इट डिपेंड्स ऑन द कि डायग्नोसिस क्या थी पेशेंट की ना। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि जो उसका टूवर्ड्स डायलिसिस जो उसका एक सफ़र होता है मरीज़ का, वो स्लो हो जाता है। सही। उससे क्या होता है, उसकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, जो उसके काम होते हैं वो बहुत प्रॉपरली वो अपनी रूटीन ज़िंदगी को गुजार सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर कोई मरीज़ डायलिसिस पे आ भी गया है ना, लेट्स सपोज कि अगर कुछ चीज़ें डेस्टिनी में है कि आप अगर आ गए, तो हम उसके बाद भी कुछ ऐसे हम मेजर्स हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करके, जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं और जिसमें हम जो है मॉनिटरिंग है, इसके अलावा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उस डायलिसिस पे होने के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि अब डायलिसिस शुरू हो गया, अब दी एंड है लाइफ का। क्या ऐसा सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वही बात है कि एक वजह से तो डायलिसिस हो नहीं रहा ना, मल्टीपल वजूहात हैं जिसकी वजह से डायलिसिस हो रहा है, तो इट डिपेंड्स। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो 2 डायलिसिस के बाद डायलिसिस फ्री हो गए, उनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल अच्छा हो गया, उनकी पैरामीटर्स बेहतर हो गए, उनका यूरिया क्रेटिनिन जो बेसिक किडनी के टेस्ट हैं वो इम्प्रूव हो गए, तो डायलिसिस उनका स्टॉप करना पड़ा। चलिए, यहाँ हमारे पास एक कॉल है, हम सुनते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नफीस बात कर रहा हूँ कराची कॉलोनी से। जी नफीस साहब, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका शो सुन रहा हूँ, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, शो बहुत आपका अच्छा है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शो पसंद करने का। और आज जो हमारी पहली बहन बैठी है उनको भी सलाम। जी, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं, कोई सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ठीक है। सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफर में आपका हम सफर। जी, ये तो सिर्फ सलाम दुआ की कॉल थी, लेकिन डेफिनेटली चले, शुरुआत तो हुई, लोगों ने फोन तो उठाया। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1 या 2 डायलिसिस के बाद पेशेंट डायलिसिस फ्री हो जाते हैं। ऐसा उस सूरत में होता है ना जब पेशेंट खुद ठीक होना चाहे या खुद अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको बेस्ट से बेस्ट वे में ले जाना चाहें। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी हेल्थ जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी है। अगर हम अपने घरों में देखें तब भी, अगर हम अपनी फीमेल्स को देखें तब भी, और अगर हम हेल्थ का बजट देखें तब भी। इस दफा का बजट देख के भी मायूसी हुई, क्योंकि हम हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो आपको भी बड़ी मायूसी हुई होगी कि हेल्थ के मामले में हम जो है वो बहुत लीस्ट प्रायोरिटीज पे जा रहे हैं, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए। सबसे ऊपर होनी चाहिए। और हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों ऐसे बजट हैं जिनको बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सबसे लीस्ट बजट के लेवल पे ये आते हैं। ना हम एजुकेशन में सीरियस हो रहे हैं, ना हेल्थ के मामले में सीरियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब यकीन जानिए, जो बीमार जहन और बीमार जिस्म होता है ना, वो धरती के लिए एक बोझ होता है, आपकी मुल्क के लिए बोझ है। वो किसी काम के अगर काबिल नहीं है तो आप माशी तरक्की में कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि आप उल्टा नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मुस्तकिल बीमार रहने की वजह से एक नेगेटिव इमेज पे जा रहे हैं और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो है वो अच्छा फील नहीं करेंगे, आप खुद एक्टिव नहीं होंगे अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। कॉल सुनते हैं, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं कराची बंगर रोड से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। आपका शो सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ठीक,
मैं चाहूंगी कि यहाँ हमारे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेहजबीन यासीन बैठी हुई हैं और आप हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी गुर्दे मसाने की बीमारियों से रिलेटेड आप बात कर सकती हैं। इसके अलावा आप फैमिली मेडिसिन पे भी बात कर सकती हैं। तो आप से गुजारिश है कि कॉल करें और अपना मसला या भी कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी बड़ी डॉक्टर अवेलेबल है आज के दिन सिंथपोलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये हम बात कर रहे थे कि डायलिसिस जो है वो अक्सर पेशेंट जो है उनका ख़त्म भी हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका लाइफ लॉन्ग डायलिसिस रहता है, जिसमें एक शायद फिस्टूला बिल्कुल कर दिया जाता है बाजू में, और वो कंटिन्यू उस डिप्रेशन में रहते हैं कि वो पूरा वक्त ये स्टेज क्या होती है? अच्छा, ये होता है कि देखें, इनिशियली पेशेंट को पता चला कि किडनी वीक्स है, तो हम जो है कोशिश ये करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, कि वो मरीज को उसी लेवल पे, उसी स्टेज पे, स्टेज 5 या 4 पे बता देते हैं कि अब आप अपना फिस्टूला की फॉर्मेशन करवा लें, क्योंकि फिस्टूला फॉर्मेशन एक ऑपरेशन है। ठीक है, और लेट्स कॉल लूंगी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे लिए वो सवाल पूछना है जी, सवाल पूछिए। अगर किसी को पड़ रहा है तो दूसरे गुर्दे में इसका मसल कितना है, एक गुर्दे पकड़ रहा है तो दूसरे में असर कितना है? आप मुझे थोड़ा सा अपना सवाल रिपीट करेंगे? अगर एक दूसरे गुर्दे को इसमें नहीं पड़ता। अच्छा, जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि अगर एक गुर्दा खुदा ना खास्ता कमजोर है या फेल है तो क्या दूसरा गुर्दा भी, कुछ ऐसा ही पूछना चाह रही हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है। काइंडली दोबारा डायल कर लीजिए आप। जी, आप बताइए। जी डॉक्टर साहब से जी, वो सुन रही हैं आपकी बात। अगर एक गुर्दा है तो इसमें दूसरे गुर्दे पे फर्क पड़ सकता है? एक गुर्दा अगर कमजोर है तो दूसरे गुर्दे पे। अच्छा, देखिए, इसमें अगर हम बात करें, आप सुन रही हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है गुर्दे का स्ट्रक्चर, गुर्दे की साख्त, एक होता है गुर्दे की काम करने की सलाहियत। तो अगर एक गुर्दा आपका कमज़ोर है, एक गुर्दा सिकुड़ गया है किसी भी वजह से, तो दूसरा गुर्दा अमूमन उसको कंपनसेट कर लेता है। अच्छा, यहाँ से रोके दूसरी कॉल भी ले लेते हैं, फिर साथ बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आसिफ आगे से बोल रहा हूँ। जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? बराए मेहरबानी इंतजार फरमाएं, प्लीज होल्ड। टेलीनॉर आया पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉल ऑफर। अच्छा जी। अच्छा, ये कि देखें, वो मैं आपसे बात कर रही थी कि एक होती है गुर्दे की साख्त, एक होती है गुर्दे की काम करने की सलाहियत। तो अगर एक गुर्दे की साख्त में कोई प्रॉब्लम हो गई है, गुर्दा सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है, उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई है, तो दूसरा गुर्दा अमूमन उसको कंपनसेट कर लेता है, उसके काम को कर लेता है। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि पैदाइशी तौर पर बहुत सारे लोगों का एक गुर्दा होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जो कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कॉमन तरीन ऑपरेशन है, जो सबसे कामयाब जो है वो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें गुर्दे का ऑपरेशन बहुत कामयाब है। ठीक है, तो ऐसे मरीज जो हैं वो भी एक गुर्दे पे जिंदगी गुजारते हैं, अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। वो बंदा जो उनको गुर्दा दे रहा होता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी जिंदगी गुजारता है। बट इन सब चीज़ों में क्या ज़रूरत होती है? मॉनिटरिंग। अच्छा, यहाँ हम एक और कॉल लेते हैं, फिर साथ कनेक्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं मोहम्मद जाहिद बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। जी, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब से कि जिस तरीके से मुझे प्यास बहुत लगती है, तो ये एक अच्छी निशानी है या ये भी कोई किसी बीमारी की अलामत है? चलिए, बिल्कुल पूछे। जी डॉक्टर साहिबा। चले, हम पहले उस पर बात करते हैं कि जो दूसरा गुर्दा होता है वो उसको कंपनसेट कर लेता है। ठीक है, तो वो लोग जो किसी को गुर्दा डोनेट करते हैं वो भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। करने की ज़रूरत इसमें क्या होती है कि किस वजह से गुर्दा ख़राब हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर, शुगर की वजह से गुर्दे के कोई मुतासिर हुआ है एक गुर्दा, तो फिर उस बीमारियों को कंट्रोल करना पड़ता है, दवाई से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, किसी भी तरह उनको कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि जो है वो
इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि जो गुर्दे के काम करने की सलाहियत है अगर वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। उस टेस्ट को हम कहते हैं यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स के भी हम टेस्ट कराते हैं, क्योंकि गुर्दे का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना बॉडी में। तो ये चीज़ें अगर बैलेंस चल रही हैं तो और इनकी मॉनिटरिंग चल रही है तो एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकता है एक गुर्दे पर भी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन वही बात है कि इसमें बस केयर से आपको अपनी ज़िंदगी को लेके चलना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से और इत्मीनान से गुजरेगी। जी बिल्कुल। अच्छा। और एक हमारे भाई ने पूछा कि प्यास बहुत लगती है उन्हें। अच्छा देखें, एक चीज़ जो उनसे सवाल में हुआ कि वो उनकी उम्र कितनी है, ठीक है, तो उम्र के जो है वो एतबार से मेरे हिसाब से तो ये जो आवाज से लग रहा था वो 35-40 वाला फिगर है। मैं ये कि 35-40 ईयर्स तो ये है कि जो है आपकी नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर आपका काम का जो रूटीन है वो ऐसा है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपका प्यास लगना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान कुन बात नहीं है। बट ये है कि इन सब चीज़ों पे जो है थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री और थोड़ी सी इनके कुछ ब्लड टेस्ट जो है उस पे जो है खुदा बाज़ औक़ात शुगर भी इस तरह होता है कि इंसान को जो है वज़न गिर रहा है और जो है प्यास का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, पेशाब का आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो है वो इसकी वजह से जो है ऐसा हो सकता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ये थोड़ी सी ये है कि आजकल बड़ी अच्छी लैब्स हैं जो बड़े इकोनॉमिकल पैकेजेस देती हैं। हाँ। और उन पैकेजेस में जो है आप अपने टेस्ट भी करा सकते हैं। एनुअल स्क्रीनिंग पे हम बात करते हैं कि एनुअल स्क्रीनिंग तो हमारे मुल्क में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम दुनिया भर में अगर देखें ना तो वहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एनुअल स्क्रीनिंग ज़रूर होती है। भाई हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं या लैब जा रहे हैं, क्यों? कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनुअली हमारी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आप कह लें एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी अलामत पे ज़ाहिर नहीं होती। कोई मरीज़ किसी ऑपरेशन से दाखिल होता है, फिर पता चलता है भाई शुगर इतनी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है, फिर ये होता है कि भाई हम दाखिल हुए तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बात भी आपने सही कही कि एसिम्प्टोमेटिक डिजीजेस होती हैं, बाज़ दफ़ा टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ये चीज़ें छुपी हुई थी। एनुअल स्क्रीनिंग जो है, एनुअल स्क्रीनिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनुअल स्क्रीनिंग पे हम ज़रूर बात करेंगे आज, और इस हिसाब से कि जहाँ हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस लाइफ में करते हैं वहाँ एनुअल स्क्रीनिंग पे हम बिल्कुल खर्चा नहीं करते, और उसके लिए थोड़ी सी हमें जो है ना बजट करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कमेटी डाल देनी चाहिए। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो सब एक साथ ना कराएं ना टेस्ट, 1 महीने एक करा लिए, 2 महीने, फिर 5 महीने आपने इस तरह प्लान कर लिए, तो आराम से आप कर लें। छोटी छोटी कमिटीज डाल लें जो कि सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए हो। देखिए, हेल्थ को प्रायोरिटी आप देंगे तो ये आपको एंड तक काम आएगा, और आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जो आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, आप उसको बहुत हेल्दी वे में कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी फिजिकल हेल्थ की तो बहुत इंपॉर्टेंस है ना हर चीज में। तो फिजिकल हेल्थ आपकी होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप सोशल वर्कर के अगर शौकीन है, जो भी आप काम करना चाहते हैं जिस डोमेन में भी, आप वो जब कर सकते हैं जब आप फिजिकली हेल्दी होंगे। अच्छा, यहाँ हो गए 11:58, यानी कि हमारे पास 2 मिनट है, और 2 मिनट में मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगी कि जो लंबा चौड़ा हो और जिसपे बात हो सके और फिर अधूरी रह जाए, क्योंकि यहाँ 12 बजे हम लेंगे न्यूज़ ब्रेक, और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेजबीन यासीन। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, और इसके अलावा फैमिली मेडिसिन में भी आप देखती हैं। प्लस यहाँ पे कॉल भी आ रही है, बट अब कैसे ले, बिल्कुल टाइम कम है। हम जो भी कॉल कर रहे हैं वो यकीनन हमें सुन रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 12:05 पर हमें कॉल करें ताकि हम आपकी कॉल को शामिल कर सकते हैं। इस वक्त हो गया है न्यूज़ ब्रेक। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेजबीन यासीन साहिबा। बार बार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए कह रही हूँ कि वो जो पता होता है ना कि जो टीचर होता है वो बात अच्छे तरीके से समझाता है, तो शायद आप शायद कितने दिल में उतर जाए मेरी बात। यहाँ हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो बड़े लंबे चौड़े हैं और हम नहीं चाहेंगे कि उनको बीच में से हम ब्रेक करें। कॉल भी आप हमें कर सकते हैं, जो साहब हमें कॉल कर रहे थे उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा डायल कर ले 0315000824 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 99213668 पर। और SMS का वही तरीका है, SBR लिखिए, स्पेस लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे भेज दीजिए 8881 पर। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायलिसिस
के लिए। एक चीज़ और भी है कि डायलिसिस से खौफ बहुत है, यानी लोग किडनी की बीमारियों में भी चले। उन साहब की कॉल आ गई, पहले वो कॉल ले लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नवेद बात कर रहा हूँ कराची से। जी मेरा सवाल ये था कि मेरा एक दोस्त है, वो क्या नाम है उसके जो ना 15-14 साल पे जो ना हर साल जो ना गुर्दे पे जो ना पथरी बन जाते हैं, फिर मेडिसिन के जरिए जो ना ये सही भी हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से कोई प्रॉपर इलाज। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनते रहिए सिंफोनिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। जी अच्छा, देखिए यही वो मैं बात कर रही थी कि किडनी स्टोन्स जो हैं बहुत सारे लोगों में ना जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जो एक विरसे में आपको एक चीज़ मिलती है पेरेंट्स से और अपने जो भी फैमिली आपकी होती है उससे। तो कुछ लोगों की जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिससे स्टोन्स बार बार बनते हैं, निकल जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। बट हम इस प्रोसेस को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह स्लो कर सकते हैं, किस तरह वो कर सकते हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल, अगर उनकी एज कितनी है, सबसे उनका स्टोन, जो एक चीज़ हमारे पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में जो यूजुअली नहीं हो रही, स्टोन एनालिसिस। देखिए अगर 15 साल से उनको स्टोन हो रहा है तो कभी ना कभी तो उनको स्टोन पास हुआ होगा जो कि फ्लश में या कमोड में आया होगा। तो अगर वो उसको उठा लें और उसको लेबॉर्ट्री में एक दफ़ा उसका एनालिसिस करा लें तो उसके हिसाब से उन्हें पता चल जाएगा कि किस किस्म का स्टोन है, स्टोन पता चल जाएगा। स्टोन 4-5 किस्म के हैं ना हमारे पास जो कि कॉमन है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में। कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं। अब क्या है कि इन दोनों स्टोन्स की जो है ना वो फूड, स्पेशली मैं बात करूंगी फूड पे, दोनों की मॉडिफिकेशन में, दोनों की डाइट्स में डिफरेंस है। मॉडिफाई जो हम करते हैं वो डिफरेंस थोड़ा सा है। किस में मीट का इंटेक कितना लेना है, किस में आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल जो है वो मिनिमाइज करना है। ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट में ऐसी चीज़ें जो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, उनको हमें जो है मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्या करना है? वाटर इनटेक। उनका वाटर इनटेक कैसा है? कम से कम भी वो 12 ग्लास पानी जो है उनका डेली इनटेक हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, सर्दी में भी, गर्मी में भी, खज़ा में भी, बहार में भी। ठीक है, तो ये जो है वाटर की जो इनटेक है ये बहुत मॉडिफाई करती है। 365 डेज आपका जो है वो मॉड्यूल सेम होना चाहिए वाटर का। हाँ, और अच्छा होना चाहिए, गुड इनटेक होना चाहिए। वाटर इनटेक है, इसके अलावा जो है ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई चीज़ वो नहीं खा रहे हो एडिटिव जो स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बढ़ाते हो। डाइट में जिन चीज़ों को मिनिमाइज करना है और जिन चीज़ों को मैक्सिमाइज करना है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्टोन हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, उसको जो है बहुत ही मिनिमल लेवल पे हम कर सकते हैं। स्टोन की अगर जेनेटिक टेंडेंसी है ना, देखें उसको तो हम जीन्स, अभी पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं आया कि जीन्स के लेवल पे इतना फ्रीक्वेंटली काम कर सके कि हम उस पर बोलें कि हाँ ये जीन की टेंडेंसी जो है हम उसको कम कर। बट मेरे बहुत रूटीन है ये देखने, जिन पेशेंट्स की हमने लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर देते हैं, वाटर इनटेक है, डाइट का इंटेक है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं ना पेशेंट्स की, इनकी टेंडेंसी कम हो जाती है। अगर उनको 6 महीने में बन रहा होता है ना, आप यकीन करें 2-2, 3-3 साल तक उनको स्टोन नहीं बनता। ठीक है, बात सारी वही आ जाती है कि आप सिर्फ दवाइयों पे लेने के बाद फिर बेफिक्र ना हो जाए। अगर आपके अंदर टेंडेंसी है और बार बार रिपीटेडली ये स्लॉट हो रहे हैं, और स्टोन में तो वैसे भी चांस होते हैं, बहुत चांस। दूसरी चीज़ ये कि मरीज सर्जिकल इंटरवेंशन तक चला जाता है ना, सर्जरीज हो जाती हैं स्टोन की, कभी किडनीज की, कभी ब्लैडर की, कभी यूरेटर की। उसके बाद उसको कोई लाइफस्टाइल बताने वाला नहीं होता, जो कि स्टोन में तो मैं कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और क्योंकि अगर हम ओल्ड एज में बात करें तो इतना खाने पीने का शौक नहीं होता, बट यंग लोगों में होता है। 20 से 40 ईयर्स में एक बहुत अच्छा आउटिंग्स का एक वो होता है, और वर्कलोड भी होता है तो पानी का इंटेक भी कम होता है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना वो स्टोन फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकती हैं। वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी को, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, वर्क आवर्स ऐसे हैं, स्कूल आवर्स कैसे हैं, या कह लें सुस्ती कह लें, या ख़वातीन है तो घरेलू मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो 7-7 घंटे तक वॉशरूम नहीं जाते। इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा आपको खुद अपनी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप
दिन में कम से कम 5 से 6 मरतबा जो है वो आप यूरिन पास करें। जितना यूरिन रुका रहेगा ब्लैडर में, स्टेसिस होगा और यूरिन फॉर्मेशन। देखिए गंदा पानी अगर कहीं रुका रहता है तो उसमें जरासीम बन जाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ब्लैडर में जो है वो रुका रहेगा पेशाब, तो फिर स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। और इसके अलावा नाइट्रेट्स और कई किस्म की गैसेस भी होती हैं यूरिन के अंदर। बिल्कुल। आपकी ये सारे केमिकल्स भी आपके जो है वो दिमाग तक को माउफ कर देते हैं, मुतासिर करते हैं, आपकी याददाश्त पे इसका बहुत असर पड़ता है। और यूरिन को अगर आपने देखना है कि अगर आपको किडनी की कोई बीमारी नहीं है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पानी का कलर और यूरिन का कलर सेम होना चाहिए। अगर आपका यूरिन में थोड़ी भी पीलाहट है तो आप समझ जाएं कि आप यहाँ पानी कम पी रहे हैं, अपना पानी इंप्रूव करें, वो रिमूव हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आप अपनी बॉडी को देखते हुए ना, अपनी रूटीन को देखते हुए, अपनी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए आपका जो है वो मॉडिफाई हो जाता है और आपकी टेंडेंसी कम हो जाती है। अगर किसी मरीज की लेट सपोज 3 महीने में एक स्टोन बन रहा है और एक को 3 साल तक नहीं बन रहा है इन सब चीजों पे, तो ये मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, उसके हॉस्पिटल विजिट्स कम हो रहे हैं, डॉक्टर के विजिट्स कम हो रहे हैं, उसका अपनी वर्क प्लेस से छुट्टी कम हो रहा है, वो फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं हर तरह से। स्टोन अगर एक्टिव होता है जिस वक्त, उसका जो दर्द होता है वो इतना शदीद होता है कि वो ऐसा लगता है कि उस वक्त मारने मरवाने वाली कंडीशन होती है कि या तो बंदा जान से चला जाए। वो ऐसी दुआएं मांग रहे होते हैं मरीज, इसको वो पेन होता है, बहुत पेनफुल। जिस वक्त स्टोन का पैसेज होता है फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर, यूरेटर बहुत एक पतली नाली है, उसमें बहुत छोटा सा स्टोन भी ना बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है, और वो जितना स्ट्रेच हो सकता है होता है, उसके बाद जो पेन होता है ना, इट्स रियली अनबियरेबल। और फिर उसके साथ साथ वो यूरेटर में जो है ब्लीडिंग भी करता है, जिसकी वजह से यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो करवट लेता है तो छिलन होती है, खून आ जाता है, पेशाब का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बहुत। आपको अननेसेसरली जो है वो एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ जाती हैं, जो कि बाज़ औक़ात 14 दिन तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि जो सेहत मुतासिर होती है ना, वो फिर वापस नहीं आती। आपके ऑर्गन की हेल्दी एक्टिविटीज होती है ना, वो मुतासिर हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल। एक चीज और भी बता दीजिए साथ साथ लगे हाथों कि लोगों को अक्सर ये सारे प्रॉब्लम होते हैं और वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, मगर डायलिसिस नहीं कराते। खौफ होता है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये है ना डायलिसिस का, कि खून निकल जाएगा बहुत सारा, फिर वो जब दोबारा रिफाइन होके जाएगा तो इतना पतला होगा, फिर वो उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। मतलब एक मिथ्स बहुत है हमारे पास। डायलिसिस बहुत बड़ा एक फोबिया है स्टिल हमारी पॉपुलेशन में। इसमें बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की, अवेयरनेस देने की लोगों को कि डायलिसिस ठीक है एक प्रोसेस है। अगर आप, मैं एक लेमैन के हिसाब से हम देखें तो एक, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर बात करूँगी तो मेरी रूटीन है, बट अगर लेमैन के साथ तो उसके लिए एक बड़ा प्रोसीजर है। बट ऐसा कोई इतना डेंजरस कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हम इतना फेयरफुल हो जाएं कि हम अपनी जान को खतरे में डाल दें बगैर डायलिसिस कराएं। देखिए रिस्क, अगर डायलिसिस एट वहाँ जहाँ इंडिकेशंस हैं डायलिसिस की, जहाँ बिल्कुल ज़रूरत है कि डायलिसिस लाइफ सेविंग है, बट मरीज़ और अटेंडेंट्स, फैमिली का फियर इतना ज़्यादा है बेचारों का, लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही मैं कहूँगी कि उनकी अवेयरनेस नहीं है, तो वे समझते हैं कि बस कुछ हो जाएगा और बस बहुत ही खतरनाक। डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ही जाना जरूरी है क्या? ऐसे डायलिसिस भी आप बता रही थी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, इसी पे मैं बात करना चाहूँगी कि दुनिया भर में मरीज के सामने 2 ऑप्शंस रखे जाते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वो डायलिसिस है जो मशीन के जरिए होता है, ठीक है, जिसके लिए मरीज को हफ्ते में 3 दफ़ा 2 दफ़ा हॉस्पिटल आना होता है, 4 घंटे 3 घंटे का डायलिसिस होता है, ठीक है। दूसरा डायलिसिस होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें मरीज को थोड़ी सी खुद एफर्ट्स करनी होती है। एफर्ट से मुराद कोई बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट्स नहीं है, बहुत ही मामूली सी एफर्ट्स करनी होती है, वो आप घर में रहते हुए कर सकते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत फिजियोलॉजिकल डायलिसिस है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम वगैरह बड़ा बैलेंस रहता है। तो इन दोनों डायलिसिस में मरीज के लिए जितनी कंफर्टेबल हो, जिसमें उसका कंफर्ट लेवल हो, वो ऑप्ट कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हीमोडायलिसिस पे हम स्विच कर देते हैं, वो पेशेंट जो हीमोडायलिसिस का फेलियर हो जाता है, जिनमें वेस्कुलर एक्सेस जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, वो उनकी एक्सेस खत्म हो जाता है, तो हम उनको स्विच कर देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। और पेरिटोनियल डायलिसिस इतना ही फ्रूटफुल है जितना हीमोडायलिसिस? बिल्कुल, दोनों डायलिसिस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू, इसकी बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ हैं, मैंने खुद ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जो है फाइनेंशियल लेवल पे, हेल्थ वाइज पे कंपेरेबल है बिल्कुल।
अच्छा। बट ये है कि हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता। वो मरीज़ जो यंग हैं, स्पेशली जिनको कोई अपनी फैमिली भी चलानी है, काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, जाहिर सी बात है वो हफ्ते में 3 दिन तो छुट्टी नहीं ले सकते ना अपनी ऑफिस से या वर्क प्लेस से, जहाँ जो भी काम कर रहे हैं जिस नेचर का भी, या रात में अगर डायलिसिस के लिए आते हैं तो सुबह उस क्वालिटी के साथ काम पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो उनका ये कि वो अपने घर पे अपने ऑफिस में उस पेरिटोनियल डायलिसिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, उसमें फ्रीक्वेंट दोनों में डॉक्टर की मॉनिटरिंग की, नेफ्रोलॉजिस्ट की, डायलिसिस फिजिशियन की मॉनिटरिंग की तो ज़रूरत है। तो जो ऑप्शन मरीज़ के लिए कन्वीनियंट हो, मरीज़ की फिजिबल हो, उसके लिए वो ऑप्ट कर सकता है, बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो अब पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे नेटवर्क्स क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से ये अवेयरनेस पेरिटोनियल की भी बढ़ रही है, हीमोडायलिसिस की तो है ही, तो जिसकी वजह से मरीज अब ऑप्ट कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के फेयर पे मैं आपसे ये बात करूं कि मेरे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज हैं जो बस से आते हैं डायलिसिस कराने और 60-65 ईयर्स के हैं और बस में जाते हैं डायलिसिस कराने। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना कंफर्टेबल प्रोसेस है। बट इट डिपेंड्स कि डायग्नोसिस क्या है। एट टाइम्स जो है वो डायलिसिस हम रिफ्यूज़ भी करते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बट एट टाइम्स ये इंडिकेटेड भी है। तो इतना इसका फेयर नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क बेनिफिट एनालिसिस पे, उसमें हम डिसाइड करते हैं इस मरीज के लिए डायलिसिस कितना इंडिकेटेड है। बट इसको एक फोबिया नहीं बनाना की ज़रूरत है। अगर इंडिकेटेड है तो ज़रूर करवाएं, गो अहेड विद द डायलिसिस। बट अगर इंडिकेटेड नहीं है तो नहीं कराएं डायलिसिस। बिल्कुल आप इस पे जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बट ये कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे थे जो इतने रिजेक्ट कि नहीं डॉक्टर साहब हम जान दे देंगे, डायलिसिस नहीं कराएंगे। ये हमारी अम्मी का हुआ था और उसका हुआ था। देखिए उनकी डायग्नोसिस क्या थी। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, व्हाट आई बिलीव। ठीक है, हर बंदा यूनिक है, हर एक की अपनी बॉडी है, अल्लाह ताला ने हर एक को डिफरेंट बनाया ना। वो तो हमें पता ही है कि कितनी रेजिस्टेंस है हर चीज के बारे में। वो चीज़ है, आप वो चीज़ उनको फायदा नहीं की लेकिन आपको फायदा कर सकती है। ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना ही डायलिसिस पे है, तो फिर आप बिला वजह रिजेक्ट होने से फायदा नहीं है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना, मैं बताऊं आपको डॉक्टर सायरा कि इसमें रोल होता है फिजिशियन का, टाइम देने का। ऑब्वियसली एक डिसीजन कन्विंस करना, लेमैन के लिए एक डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, करना, उन्हें समझाना, जो हमारे यहाँ से अनफॉर्चुनेटली खत्म होती जा रही है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसीलिए थोड़ा सा कम इसको कहा कि अनफॉर्चुनेटली खत्म होती जा रही है, बट नहीं है। बहुत सारी जगहों बस डॉक्टर ने लिख दिया बस, लेकिन उसको कन्विंस करना, उसको थोड़ा सा टाइम देना ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। पेशेंट से कि आप जाएं, अब जब एक डॉक्टर आपको इस चीज को फोर्स कर रहा है या लिख के दे रहा है, तो कम से कम सेकंड ओपिनियन जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। यहाँ डायलिसिस के फेयर पे बात हो रही थी, यहीं पे 12:20 पे हम पहुंच गए और 21 मिनट हो गए और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, वुमन प्रेगनेंसी में ये लेवल्स जो होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, ये लेवल बड़े अप एंड डाउन हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर शूट होता है, जिसकी वजह से बेबी की जान को भी खतरा होता है और अक्सर रीनल इश्यूज भी नजर आना शुरू होते हैं। ऐसी सूरत में कैसे हैंडल किया जाए इसको? अच्छा देखिए, प्रेगनेंसी और रीनल डिजीज एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक टॉपिक है ना इस पे, बट हम इसको इस प्रोग्राम के लेवल से थोड़ा सा मैं इसको समराइज ये करती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ही कम जो है वो डॉक्टर्स की रूटीन है कि एंटीनेटल चेकअप जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं ना, उसमें एक दफ़ा क्रेटिनिन टेस्ट कराएं। ठीक है, बहुत कम मरीजों का टेस्ट होता है। यूरिन DR और यूरिन कल्चर 28 वीक्स पे पेशेंट को इन्फेक्शन है नहीं है, आपको कल्चर एक होना चाहिए 20 से 28 वीक्स पे। इससे क्या होता है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो प्रेग्नेंट फीमेल में है वो आइडेंटिफाई हो जाती है और वो ट्रीट हो जाती है। और उसके ट्रीट होने से क्या होता है कि जो डिलीवरीज है ना वो अपने टाइम पे होती हैं, वो अर्ली नहीं होती, प्री टर्म नहीं होती। और प्री टर्म डिलीवरी होने में क्या होता है कि माँ को तो है ही खतरा, बच्चे को सबसे ज़्यादा है। उसकी जो NICU का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, उसको NICU में रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो जितनी ग्रोथ बच्चे की अंदर हेल्दी वे में हो जाए, उसको हम प्रोलॉन्ग करने के लिए जो है कोई इन्फेक्शन यूरिन में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको ऑब्जर्व करें। अगर नहीं हो रहा तो दैट्स गुड, बट अगर हो रहा है तो हम उसको ट्रीट करें। उसके लिए
ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में सिम्टम्स ही हों, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में एसिम्प्टोमेटिक भी इन्फेक्शंस होते हैं और अगर हम उनको टाइमली ट्रीट ना करें तो बेबी और माँ दोनों को जो है वो उसका ख़तरा होता है। दूसरी चीज़ क्रेटिनिन का टेस्ट। क्रेटिनिन का टेस्ट कराना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट या ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो है वो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पीडल एडिमा हो गया, पीडल एडिमा से मुराद पैरों की सूजन हो गई, फिर जो है वो ख्याल आता है कि हाँ इसका यूरिया क्रेटिनिन अब टेस्ट करा लें। अब क्या होता है कि उस वक्त पेशेंट का जो है वो क्रेटिनिन बढ़ गया, उस पे क्या है कि बेबी को रिस्क बढ़ गया, बेबी के रिस्क किस पे बढ़ गया, बेबी की ग्रोथ पे रिस्क बढ़ गया। अगर बेबी की ग्रोथ अंदर कम हो रही है, उसे ब्लड फ्लो कम जा रहा है, तो इसमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होगा आफ्टर डिलीवरी, बेबी की हेल्थ को भी होगा, माँ को भी प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो है वो खुदा न खास्ता एपिलेप्टिक और इस टाइप पे मेंटली भी जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चे की जान का क्यों रिस्क लें? तो जिस तरह प्रेगनेंसी में हम और चीजें हीमोग्लोबिन की मॉनिटरिंग करते हैं, ये भी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, जो बहुत अच्छी ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो लोग करते हैं। मसला ये ना, देखिए डॉक्टर साहबा, मसला ये है कि हमारे यहाँ फैमिलीज में जो बड़े बूढ़े भी होते हैं ना, थोड़ा सा वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो ये कहते हैं हमारे दौर में तो इतने कोई टेस्ट नहीं होते थे और ये एक बिजनेस है और आप लोग जो है वो डॉक्टर्स, अच्छा डॉक्टर बड़े बदनाम है इस मामले में। जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट खैर से अगर होंगी और वो चाहेंगी भी कि टेस्ट हो, तो अक्सर हमारे मरीज नहीं करवाते कि भाई ये लैब से इनकी कमीशन है, इसलिए वो उन्होंने एक ढेर सारे टेस्ट लिख के दे दिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो आप ही का चेकअप हो रहा होता है, वो आप ही के लिए होते हैं। हाँ डेफिनेटली ये एक है, अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास जाएं और अगर अपनी सेहत के लिए एक आध दफा टेस्ट हो जाते हैं तो नॉट बैड। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा दायरा, अब आप दुनिया में एक ऐसे आपको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत एक तोहफा दिया है, तो उस तोहफे की कदर तो करनी है ना। उसको थोड़ी सी बचत के चक्कर में या अपनी जिद के चक्कर में आप उसकी जान पे ना खेल जाएं, क्योंकि अक्सर अभी कल भी मेरे पास एक खातून आई है और पता चला कि वो प्री टर्म हुई थी और उसके बाद 8 महीने में उनको एपिलेप्टिक फिट हुए, और जो कि अब तक होते हैं। जाहिर बात है, देखें जो ग्रोथ जो बेबी की जो इनसाइड ऑफ द यूट्रस होती है ना, वो आउटसाइड इतनी अच्छी नहीं हो सकती। जो लंग्स की मैच्योरेशन है, जो बच्चे की किडनीज की मैच्योरेशन है, जो ऑर्गन फॉर्मेशन, जो ऑर्गन की मैच्योरेशन जो अंदर होती है ना, वो उतनी आउटसाइड नहीं हो सकती। तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, यूरिन में प्रोटीन का एक दफा एनालिसिस, जिसके लिए हम यूरिन डीआर का टेस्ट कराते हैं, जो बहुत बेसिक टेस्ट है, ठीक है, सस्ता सा है। एक 20 से 28 हफ्ते में एक कल्चर का टेस्ट और यूरिया क्रेटिनिन एक दफा। अगर ये सब सही होता है तो फिर उसको आपको मजीद मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर की आप मॉनिटरिंग करें। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करूँगी, जो स्पेशली वो खवातीन जो थोड़ी लेट एज में प्रेगनेंसी जिनकी हो रही है ना, वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं इन मामलात में कि उनके ब्लड प्रेशर के रिस्क ज्यादा होते हैं, उनके जो है वो बच्चे की ग्रोथ कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी किडनी के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। यहाँ मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी डॉक्टर सायरा, कि जो है वो बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो हमारे पास CKD जिसको हम कहते हैं, जिनको गुर्दे की पहले से डिजीज थी, बिल्कुल पता था, लेकिन उन्होंने मॉनिटरिंग विद मतलब एक कहना एक टीम मैनेजमेंट जिसको कहेंगे, जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी इन्वॉल्व है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है, उनकी बड़ी हेल्दी प्रेगनेंसी गई और बड़ा जो है वो उसका आउटकम भी अच्छा रहा, और ये सब चीज़ें नहीं। तो वो मरीज जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कुछ गुर्दों की बीमारी है जिसमें ल्यूपस नेफ्राइटिस वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, उनकी भी जो है ना वो बड़ी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर मुझे ये डिजीज़ है तो पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी कैसे गुजरेगी, क्या होगा। तो अगर ये अंडर ऑब्जर्वेशन हम इसको देखते रहें तो इस रिस्कफुल प्रेगनेंसी को भी बड़ा हम स्मूथली लेके चल सकते हैं अलॉन्ग विद द गुड आउटकम। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को डायलिसिस की स्टेज आ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ सेफ तो देखें, फिर वो कुछ चीज़ें हैं कि उस डायलिसिस को फिर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसकी ड्यूरेशन को मॉडिफाई करते हैं। डायलिसिस में कुछ हम मेडिसिन ऐसी देते हैं जिसको हम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी जो है वो मॉडिफाई करते हैं। और कुछ बीमारियां पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद मैंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे जिनकी प्रेगनेंसी हुई और जिनके बड़े माशाल्लाह उन्होंने कंसीव किया और उनके बच्चे हैं,
पहले प्रेगनेंसी से ट्रांसप्लांटेशन से पहले उनके कोई बच्चे नहीं थे, बट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन उन्होंने कंसीव किया, डिलीवर किया और बहुत मतलब एक अच्छी लाइफ गुजारा। ट्रांसप्लांटेशन भी तो एक बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉमन हो गया है। और चूंकि 2 किडनीज होती हैं तो एक पे गुजारा हो सकता है, तो एक डोनेट कर दी जाती है, या तो अपने लोगों को डोनेट कर दी जाती है, लोग खुदा खासा सेल भी करते हैं। वो तो खैर पाकिस्तान में तो हमारे पास लॉ ही यही है कि फैमिली मेंबर्स ही डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये भी ट्रांसप्लांट बड़े सक्सेसफुल है और बड़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं वो बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो मरीज। और ये भी तो देखे ना कि अल्लाह ताला ने की भी क्या कुदरत है। वो तो कहते हैं ना फबैया आला है रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस चीजों की नेमतों को हम झुटलाते रहे कि कुछ को बाय बर्थ एक ही किडनी दी हुई होती है। जैसे हमारे फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब थे, उनकी एक ही किडनी थी और देखिए कितनी जबरदस्त लाइफ स्टाइल था उनका, क्या बिल्टअप था उनका, एक स्टाइल था। मतलब वो तो एक लेजेंड में से हमारे, तो ये भी एक बड़ा हमारे लिए लर्निंग है कि अल्लाह ताला की कुदरत को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते ना। वो तो उसे एक किडनी से भी सारे काम ले रहा है। और शायद इसी मॉड्यूल को देखते हुए साइंस ने भी ये पैरामीटर डिसाइड किया कि अगर खुदा न खासा किसी को कोई डोनेट करने वाला नहीं है या कोई मैचिंग नहीं हो रही है, तो वो एक किडनी पर भी अपना गुजारा कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी जी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कि आप बता रही हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है वो डायलिसिस हो सकते हैं, बट द पेरिटोनियल डायलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको प्रमोट किया जाए, मैं अपने चैनल के हवाले से इस पर ज़रूर बात करूंगी कि खुदारा इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें। जहाँ गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हम सर्च करते हैं, इसे सर्च करें, इसे देखें। अगर ये सेम लेवल पर, जैसे मैडम ने बताया, और आप माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती भी हैं और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है नेफ्रोलॉजी में, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत आपने आसान हल बता दिया कि आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे पेशेंट जैसे ओल्ड पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार फ्रीक्वेंटली हम हॉस्पिटल नहीं ला सकते ना 3 आवर्स का सेशन के लिए। बिल्कुल, तो फिर आप उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस अ गुड ऑप्शन। बस पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस अल्हम्दुलिल्लाह है, विद डायलिसिस और विदाउट डायलिसिस भी। मतलब डायलिसिस में भी बहुत बड़ा एक डोमेन है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, बस उसको फॉलो करने की जरूरत है, अलॉन्ग विद प्रॉपर सुपरविजन। सीरियस होने की जरूरत है और सिर्फ ये ना सोचें कि डायलिसिस कराने के बाद जो है अब आप छुट्टी, अब आपने जो खाना है खाएंगे, नहीं, आपने वो मैनेज करना है उसको। आप जितना मैनेज करेंगे इतने डायलिसिस की नौयत कम से कम होती है और बाद दफा खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो डायलिसिस पे आते हैं, इतने फेयर होते हैं, उनको समझाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे मरीज 2 से 3 डायलिसिस के बाद कोई डायलिसिस नहीं है, क्योंकि अक्सर तो सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत होती है। थोड़ी सी मैनेज हो जाती है लाइफ तो फिर चल पड़ती है अपनी जगह पे। तो बात वो ये कि सीवियरिटी कितनी है, वजह कितनी है और कितना पुराना है और कितना आपने उसको निगलेक्ट किया है। चलिए यहाँ पे लेते हैं एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करते हैं और फिर इस ट्रैक के बाद मेरा ख्याल है हदीका कियानी का ट्रैक है ये, और बड़ा जानन जो क्लासिक पश्तो सॉन्ग है वो सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महजबीन यासीन। जी, यहाँ फेसबुक पे तो हम हैं ही लाइव और हमारा माइक भी ऑन है, तो हम क्यों ना थोड़ी सी बातें और कर लें ताकि जो पब्लिक है हमारी वो सॉन्ग भी सुनती रहे, साथ साथ हमारी इंटरेक्शंस भी होते रहें। ये बताइए डॉक्टर साहब कि फैमिली जो क्लिनिक्स जो आप करती हैं, फैमिली मेडिसिन में क्या मेडिसिन आती है? फैमिली मेडिसिन में जनरल सारी चीज़ें आती हैं, लाइक सारी डिजीज़ जितनी भी हैं ना, जनरल जो प्राइमरी केयर लेवल पे जो जिनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो सारी डिजीज़, चाहे वो रिस्पिरेटरी हो, जीआई की हो, किडनी की हो, इसके अलावा बच्चों की हो, प्रेगनेंसी में एंटीनेटल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका पार्ट है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा कैसे मैनेज। हाँ, बस ये कि इससे मेरे पेशेंट को मैक्सिमम फ़ायदा हो जाता है। मैक्सिमम जो है मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, एक फोकस नेफ्रोलॉजी के साथ, हाइपरटेंशन के साथ उनको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ठीक है, यहाँ मैं ये एक बात जो आपसे डिस्कस कर रही थी, जो एक अवेयरनेस हमारे है कि हमारे बहुत एक नॉर्म बन गया है, एक रूटीन बन गई है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हमने दी, थोड़े अरसे मरीज ने ली, भाई फिर 120-80 हो गया,
बस मैंने छोड़ दिया। अब बीच में कितने अरसे 130 चल रहा है, कितने अरसे 145 चल रहा है। जब आपके सर में दर्द हुआ, फिर आपने चेक कराया, फिर आपने 2-4 दिन मेडिसिन ली, फिर छोड़ दी। तो ये जो एक नॉर्म बनता जा रहा है, ये एकदम थायराइड भी देखा बिल्कुल, जो कि छोड़नी नहीं है आपको मेडिसिन, या बीपी में नहीं छोड़नी है। तो कुछ मरीज ऐसे जिनको ना ये दवाइयाँ अपनी डिस्पाइट ऑफ रेगुलर ब्लड प्रेशर वो कंटिन्यू करनी पड़ती है, ताकि आपकी टारगेट ऑर्गन डैमेज जो है ना, टारगेट ऑर्गन डैमेज क्या है कि किडनीज का डैमेज, आँखों का डैमेज, हार्ट का डैमेज, ब्रेन का डैमेज, इंटेस्टाइन्स का डैमेज, ये सब डैमेज को जो है वो जितना पॉसिबली हम मिनिमाइज कर सकें ना वो कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज़ कि आप एडहेयर रहें अपनी मेडिसिन से, एडहेयर रहें मतलब अटैच रहें अपनी जो है वो लाइफस्टाइल से, अपनी एक्सरसाइज से, इन सब चीज़ों से आप जो है वो रहें। डायबिटीज जो है वो एक ऐसी चीज है कि वो आपके सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को मुतासिर बिल्कुल। करती है, जिनमें किडनी वन ऑफ द किडनी, आइज दोनों eyes, बहुत ये दोनों बहुत सारे फहरिस्त हैं। बिल्कुल बराबर है, आपका दिल शायद बाद में मुतासिर होता है, हाँ। लेकिन किडनी और आइज पहले मुतासिर होते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है ये, मेरा देखना बहुत ही कॉमन है। फिर मरीज को समझाना पड़ता है कि ये जो आपका डैमेज आया है ना, ये इस वजह से कि आपकी शुगर पिछले कई सालों से कंट्रोल नहीं, ठीक है। तो जितना जो इंसुलिन की डोज है, जो मेडिसिन की डोज है, आप उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। अपने खाने पीने के उसको वो करें, वॉक या जो भी आपकी एक्सरसाइज की रूटीन है उसको करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप बहुत अच्छे से जो है वो बिल्कुल हेल्दी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिजीज़। बिल्कुल। यहाँ देखिए ना, हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमें बार बार एक चीज़ बतानी पड़ रही है कि कुछ वर्किंग आवर्स हमारे इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। हम जापान में या बाहर के ममालिक में देख रहे हैं, और अभी हम कुछ यहाँ भी इंटरनेशनल कंपनीज में देख रहे हैं कि लोग जो है लंच ब्रेक में 15-20 मिनट की नैप का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, कि उन्होंने कॉमन रूम में तकिए रख दिए हैं, आप नमाज पढ़ें, फिर वहीं पावर नैप जिसको ले रहे हैं आप, तो उससे यह हो जाता है आपका एक बूस्ट अप हो जाता है। फटीक लेवल जो है वो शाम तक का जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। आप घर पहुंचने तक आपकी इतनी कैपेसिटी होती है कि आप और कामों को जो है वो मिनिमाइज कर सकें। एक जो ट्रेंड हमारा बन गया है ना, ज़रा सी भी चीज़ कोई आपको घर से लेने जाना है तो गाड़ी, बाइक, किसी उस पे जाएंगे। आपने पैदल का ट्रेंड तो ख़त्म ही कर दिया है ना। जो पुराने ज़माने के लोग जो बहुत हेल्दी थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब अब तक हमसे अच्छी हेल्थ में मौजूद हैं, वो इस वजह से ही है कि जो है वो पैदल चलने का रुझान बहुत था। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास फेसबुक पे 2 कमेंट्स मौजूद हैं, कुछ हम उनसे भी बात करते हैं। कामरान कादरी साहब हैं, वो थम्स अप भेज रहे हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, देखने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। इसके अलावा सैयदा ज़हूर साजिदा ज़हूर साहिबा है, मैं फैसलाबाद से आपके साथ हूँ। क्या बात है भाई, आईटी का यही तो फ़ायदा है ना कि पूरी दुनिया से आप हमारे साथ हो जाते हैं, और इस किस्म के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, वही कह रही हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, कमेंट भी कर रही हैं, और हमारे कमेंट में प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है। आप क्वेश्चन भी कर सकती हैं, हमारी डॉक्टर साहिबा आपके साथ मौजूद हैं। अजरा इमाम लिखती हैं अमेजिंग शो, और सैफ कादरी लिखते हैं इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन और हेल्थ। डेफिनेटली, नो डाउट, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात दें, और वेरी यूज़फुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू SQ कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, इसे पसंद करने के लिए और अपने कमेंट्स देने के लिए। अच्छा मैडम, यहाँ हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और हमने प्रेगनेंसी को भी डिस्कस किया, हम डायलिसिस पे भी हम बात कर रहे थे, और आपने एक नई चीज़ हमें बताई। डेफिनेटली ये मेरे लिए भी बड़ा इम्प्रेसिव है ये बात कि पेरिटोनियल अब पाकिस्तान में, मैं तो समझती थी अभी तक बाहर ही है ये, नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ मौजूद है और कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपने कोई बताया इंडस हॉस्पिटल्स को फॉलो कर रहे हैं या दूसरे हॉस्पिटल्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। कुछ हमारे चैरिटी के हॉस्पिटल है, कम्युनिटी के हॉस्पिटल है, स्पेशली मैं अपनी कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी से तो कहूँगी कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो चैरिटेबल बेस पे बहुत इकोनॉमिकल डायलिसिस की सर्विस दे रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर अब ये सर्विस भी आ जानी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये आपकी मालूमात में इजाफा है। अगर आपके अतराफ में कोई भी डायलिसिस का पेशेंट है और वो परेशान है हीमोडायलिसिस से, वो खून के डायलिसिस से परेशान है, उसका आना जाना मुश्किल है, तो उन्हें बताइए कि पेरिटोनियल डायलिसिस भी इसी रेंज में इसी तरह मौजूद है, और बिल्कुल आसान हवाले से है ये। दूसरी बात यह है कि फैमिली मेडिसिन में, जहाँ मैडम ने हमें बताया कि वो डील करती हैं बच्चों में, बड़ों में, सारी बीमारियों में, फैमिली में, ख़वातीन हो गई, आपके
छोटी से छोटी मसाइल हो गए, और जहाँ हमने बात की एनुअल चेकअप पे, तो फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स का ये काम होता है कि वो एनुअल चेकअप में क्या छोटे छोटे टेस्ट आ जाते हैं? एनुअल चेकअप में देखें, जो डिपेंड करता है, मतलब हम जो रूटीन एडवाइस करते हैं वो ये होता है कि HbA1c जो शुगर का टेस्ट है, कि 3 महीने की शुगर का टेस्ट, इसके अलावा वेट कितना है, BP की मॉनिटरिंग, BP कितना है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, यूरिक एसिड हमारी आवाम में आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीटी डाइट्स जो हैं वो इस तरह की हो गई हैं कि उसकी वजह से बहुत इनटेक की वजह से यूरिक एसिड लेवल जो है, CBC कराना, ठीक है, CBC के हीमोग्लोबिन बहुत कम है। स्टिल मैं आपको बताऊं डॉक्टर सायरा कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद, मतलब इतने अवेयरनेस होने के बावजूद, अभी भी अगर हम अपनी ख़वातीन का हीमोग्लोबिन कराते हैं ना, आप यकीन करें 8.8, 8.5, उसकी वजह से क्या है, वो थक रही हैं, वो बच्चों को उस क्वालिटी की तवज्जो नहीं दे रही। तो इससे एक बंदे की सेहत से, चाहे चलें अगर मेल को भी लेते हैं तो मेल का भी अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, वो थक रहा है, वो ऑफिस से आके चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे रहा, हमारी जो आगे की जनरेशन है वो उस तरह पेरेंट्स की तवज्जो नहीं ले पा रहे। मुफक्किर ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी जनरेशन दूंगा। मैं कहती हूँ पढ़ी सेहतमंद माएँ दो, हम सेहतमंद जनरेशन देंगे, नेशन होगी आपकी। CBC का टेस्ट है, HbA1c है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, यूरिन DR और यूरिया क्रिएटिन है। ये जो है ना स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है, और ब्लड प्रेशर और वेट, ये एटलीस्ट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि 1 साल में 1 दफा तो हम कराएं। इतना तो हमारा ये सेहत का हक है ना हम पे कि हम इसको साल में 1 दफा कराएं। आपको पता है सेहत के मुतालिक अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, बिल्कुल, और ये सारे ऑर्गन्स खुद ही बोलेंगे, हमें कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, एक उंगली का पोर बोलेगा कि क्या क्या उसके साथ ज्यादती की गई। नहीं, मैं आपको बताऊं, अब जो भी आपका शौक है ना जिंदगी में, आपको किसी भी चीज का शौक है, सोशल वर्कर है कि, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी ना, आप उस शौक को अच्छे से कर सकेंगे। आपको स्टडी का शौक है, आप पढ़ाई के शौकीन है, आप इंजॉय करने के शौकीन है, दोस्तों में आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब कुछ कर सकेंगे। यकीन जाने की तंदुरुस्ती गर्चे 1000 नेमत है, बिल्कुल 1000 से भी ज्यादा, मैं तो समझती हूँ करोड़ भी इसको बोला जाए तो कम, अनमोल कहा जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये उनसे पूछिए जिनके पास ये सेहत नहीं है, या कहीं कभी हम बीमार होते हैं तो हम खुद देखते हैं ना कितना 2-3 दिन की बीमारी में हम कैसे हो जाते हैं, कितना गुनाह गुजर रहा होता है, ये दिन नहीं गुजर रहे होते कि अच्छा सारे काम याद आ रहे होते हैं, ये करना था। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने अतराफ के लोगों की सेहत का ख्याल रखें, घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का ख्याल बहुत रखते हैं हम, बच्चे माएँ, हम सारे तवज्जो के मुस्तहिक वही होते हैं। अच्छे खाने भी अगर हम बनाएंगे तो हमारी कोशिश होती है पहले उन्हें बच्चे का, बट जहाज में जब बैठते हैं हम तो हमें सिखाया जाता है ना कि जब खुदा ना खासा जहाज डोले या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो तो सबसे पहले आप मास्क लगाइए, इसके बाद बराबर में अपने बच्चे को मास्क लगाइए, कि आप सांस ले पाएंगे तो आप उसको तवज्जो देंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही बात सेहत में है कि आप खुद सेहतमंद होंगी तो आपके बच्चे सेहतमंद। तो हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों कमाने की मशीन ना बने, आप कोशिश करें खुद सेहतमंद रहे। आप अगर सेहतमंद हैं तो आपकी औलाद सेहतमंद होगी, आप उनको प्रॉपर टाइम दे सकेंगे, आप उनको प्रॉपर अटेंशन दे सकेंगे, वरना फिर बोझ तो गधा भी उठाता है। एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगी कि हम विटामिन डी के इनटेक पे भी हम बात करें कि विटामिन डी का टेस्ट भी बहुत, लोगों को विटामिन डी का लेवल्स मेरे पास आते हैं, पता जब ही चलता है जब फ्रैक्चर हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों में, बड़ों में, फीमेल्स का 4 विटामिन डी लेवल, 8 विटामिन डी लेवल ना, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस दौर में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारे लिए बड़ा फिक्रिया है, मतलब लम्हा है हाँ। कि हम इसकी फिक्र करें। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें वो खत्ते में मुल्क दिया है जहाँ सूरज की रोशनी अवेलेबल है, हमें विटामिन डी के लिए किसी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है अगर हम चाहें तो। और लेकिन इसको जो है, जो हमारी पॉपुलेशन का दूध पीने की रूटीन, जो दूध का इंटेक प्रॉपर नहीं है जिन लोगों का, वो दूध का इंटेक अपना प्रॉपर करें। और विटामिन डी के लेवल को टेस्ट को भी जो है मैं जो एनुअल स्क्रीनिंग में ऐड करना चाहूँगी कि वो भी जो है वो मेल फीमेल बोथ, ठीक है। ऑफिस आवर्स हैं, बंद ऑफिस है, सुबह से शाम तक आप निकल नहीं पाए हैं बाहर, धूप का कोई आपका एक्सपोजर नहीं है वो, तो उस वजह से आपको जो है स्पेशली विंटर्स में जो है बहुत ज्यादा ये नजर आता है। और इसकी वजह से विटामिन डी की वजह से फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, आपकी थकन का लेवल, चिड़चिड़ेपन का लेवल, गुस्सा,
बॉडी कितना बॉडी एक्स, मसल एक्स, ये सब चीजें, सारे दर्द आपके जो है ना नुमाया हो जाते हैं। वक्त से पहले आप बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा, ये है सैयद अहमद करार कादरी साहब। इस किस्म के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल सर ज़रूरत है, और इसीलिए हम आपके लिए शो पेश करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हों और हमारे शो को सुने, उस पर सवाल करें, उस पर कमेंट करें, और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। यकीनन हम कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें। हमारे डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महजबीन यासीन साहिबा, और आप हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के हवाले से हमने बहुत बात की है आज के प्रोग्राम में, कोशिश की है बहुत दरिया को कूजे में बंद करने का, इस सेंस में कि 2 घंटे में अगर हमने 1 घंटा किडनी को दिया है, 1.5 घंटा, तो मेरा ख्याल है हमने उसके साथ बड़ा इंसाफ किया है। इसकी वजह यह है कि किडनी की डिजीजेस बहुत कॉमन है। आने वाले दिन में हमें किडनी के मसाइल बहुत मिलेंगे। खैर से बकरा ईद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें जो है गोश्त की फरावानी होगी, बड़े हर घर में ही होती है कहीं ना कहीं से, और हम दिल भी चाहता है कि चले अब इस मौसम में ये बना लिया जाए। कुछ नहीं तो दावतें हो जाती हैं, कहीं जाना आना हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि सेहत पहली प्रायोरिटी। अगर आपको वो गोश्त सूट करता है, आपको लगता है कि आप वो खा के सेहतमंद रह सकते हैं, तो खाइए। और खाने के लिए भी वही बात है कि एक पोर्शन मील बनाइए, बिल्कुल पूरा बकरा हजम करने की जरूरत नहीं है। और लीन मीट खाएं। आप कोशिश करें कि चिकनाई को मैक्सिमम जो है वो उसमें से रिमूव करें, और एक पोर्शन आप उसका खाएं। एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं, जितनी आप पेट आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके उतना खाएं। और दूसरी चीज़ मैं जो डिस्करेज करना चाहूँगी कि स्टोरेज ज़्यादा ना करें। बिल्कुल ठीक है, गोश्त को बस एक मैक्सिमम 10 दिन, बस पूरे साल के लिए जमा साल के लोगों की रूटीन होती है 3-3। उससे क्या होता है कि हम उस गोश्त में तो पैसे बचा लेते हैं, फिर हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब अहम बात है। पाकिस्तान में तो लाइट के जाने का भी बहुत होता है, बार बार फ्लक्चुएशन होती है, लाइट जाना आना, आपका फ्रिज बंद होना खुलना, आपकी गोश्त की क्वालिटी खत्म होती है, वो जीरो होती है, बल्कि वो नेगेटिव जा रही होती है, वो जहर बन चुका होता है। महीना भर रखने की भी जरूरत नहीं, मैक्सिमम आप 1 वीक 1.5 वीक रखें, बस एंजॉय करें, और आगे बांट देगी। बांटने की जरूरतमंद ये उनके लिए है जिनको सारा साल गोश्त की अवेलेबिलिटी नहीं। हम और माशाल्लाह ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो हमें स्टोर की। अच्छा, मैंने ये भी देखा है बड़ा कॉन्सेप्ट, वो गाय हमने काटी है वो तो हम बांट देंगे, बकरा हम घर में रखेंगे। पूरी रानें जब्त हो जाती हैं। जी जी भाई, आपने क्या पूरा साल गोश्त नहीं खाया? तो थोड़ा सा हमें जो है ना ये कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, कुर्बानी है ये, बिल्कुल कुर्बान करना है, तो खुदारा उसको भी समझे ना। ये स्टोरेज के लिए नहीं है, ये कुर्बानी का अपनी सेहत से भी आप खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और बच्चे खिला रहे हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं। बच्चे खा रहे हैं, उनकी भी सेहत जो है वो खराब हो रही है। उसमें कोई जो है वो न्यूट्रिएंट्स बचते ही नहीं है इतने लंबे स्टोरेज के बाद। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात और पूछनी थी। मेरे पास अभी एक क्लिनिक पर कुछ केसेस भी चल रहे हैं जिनमें मैंने देखा है कि एक्सट्रीम डाइट, खवातीन को बड़ा शौक होता है कि हम दुबले रहे, हम स्मार्ट रहे। एक्सट्रीम डाइट की सर के बाल उड़ गए, टोटल लॉस्ट, एलोपेशिया पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करें? अब उस एलोपेशिया से रिवर्ट करना, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज को आपने फ्लेयर कर दिया है ना। एक्सट्रीम डाइट, इतनी डाइट कर डाली कि सब कुछ खत्म कर डाला। तो बैलेंस की जो हम बात कर रहे हैं बार बार, वो बैलेंस लाइफ में होना जरूरी है। बिल्कुल बैलेंस है, तो मतलब आप सब चीजें जिंदगी के साथ करें। वही देखिए सबसे अहम पॉइंट लाइफस्टाइल। आप वेट रिड्यूस करें, बट मंथली मेरे ख्याल में आप 2 kg कर लें। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में कर लें, 6 महीने में कर लें, 8 महीने में कर लें, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके कि हमें वो ख्याल ही जब आता है जब हमारे किसी खानदान में किसी की शादी होने वाली होती है, चाहे 10-15 दिन पहले वो सब तो कुछ नहीं खाना, कपड़े फिट नहीं आ रहे, अब क्या करें, अब फटाफट दौड़े लग रही है। अच्छा, नहीं ये भी है। और कुछ जो एक्सट्रीम एक पागलपन होता है ना, कि मैं इसको पागलपन कहूंगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका वेट कम होना चाहिए, आप स्मार्ट हो, आप स्लिम नजर आओ, आप 4 बच्चों की माँ हो, हर एज के साथ ग्रेस होता है। बिल्कुल, आप उसको एंजॉय कीजिए। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम थोड़ा काम करते हैं स्टैटिक्स पे भी, तो जी एंटी एजिंग कर दें। अरे भाई, एज को तो एंजॉय करें आप। आपने बचपन को एंजॉय किया, आपने जवानी को एंजॉय किया। अगर आप दादी या नानी हैं, आप उसको भी एंजॉय कीजिए। आप उसमें भी अगर बिल्कुल जो है रिंकल फ्री चाह रही हैं, तो ये कॉस्मेटोलॉजी हो सकती है कि 6 महीने तो बहुत अच्छी रहती है उस किस्म से, और फिर जो है वो स्टैटिक भी झड़ने लगता है, और उसके बाद जब दोबारा आती है तो उससे भी बुरी आती है। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने हर लाइफ के हर स्टेज में ग्रेस रखा है। बिल्कुल, ग्रेस को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उसको जो है ना वो
चैलेंज ना बनाएं अपने लिए, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और जो खाया पिया है वो यकीन जाने सिर्फ जबान तक का टेस्ट होता है। बिल्कुल, नीचे जाने के बाद तो सभी सब बराबर हो जाना है, हाँ। तो और निकल भी सब जाना है। तो बेहतर है ना कि वो चीज़ खाएं, जबान का टेस्ट अपनी जगह, लेकिन आपके अंदर को वो तस्कीन दे, वो आपकी सेहत की तामीर करे, तामीरी काम करे। सो आज का माशाल्लाह शो में इतनी सारी बातें हो रही है और इतने सारे लेक्चर्स दे रहे हैं कि लोग भाग जाएंगे कि भाई ये तो सारे लेक्चर वाली, बट यकीन जाने आपको बहुत याद आएंगी ये बातें, पता नहीं शायद हम हो ना हो, बट ये बातें बहुत याद आएंगी आपको, क्योंकि इतने मुफ्त के मशवरे आपको कोई नहीं देगा। हम आपको बार बार एक बात बता रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी से ना खेलें। वैसे ही हमारे यहाँ पॉल्यूटेड एयर है, एयर इंडेक्स हमारा बहुत ख़राब है, पानी हमारा बहुत गंदा होता है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम खराबियों की निशानदेही ज़रूर करते हैं। इसके अलावा जो मीट और जो चीज़ें बाज़ार में, हमारे गोश्त भी अगर हम ख़रीदते हैं तो वो भी हमें शाम का कटा हुआ दूसरे दिन सुबह मिल रहा होता है, वो भी फ्रोज़न ही ऑलमोस्ट हो चुका होता है, तो उसको भी ज़्यादा स्टोर करके जो है अपने लिए और मुश्किलात ना पैदा करें। सब्ज़ी तरकारी और नेचर के करीब ज़्यादा आए। घरों में छोटे छोटे पॉट्स के अंदर भी सब्जियां उग जाती हैं कि जाने बड़ी मजे की निकलती हैं, मैं तो करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट उनका बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, और खुशी आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन एक अलग मिल रही होती है। जो आप घर में अपनी कोई सब्जी उगा के पकाते हैं जिसे, तो अलग एक आपको खुशी हो जाती है, छोटा सा टमाटर ही क्यों ना हो। सो लाइफ को लाइफ की तरह एंजॉय कीजिए, उसको नेचुरल वे में एंजॉय कीजिए, कि जाने टेंशन से भी फ्री हो जाएंगे। जब हम मिट्टी में काम करते हैं ना, तो मिट्टी का बना हुआ इंसान जब मिट्टी में हाथ डालता है तो एक तस्कीन मिलती है। ये हमारी रूट्स हैं, तो अपनी रूट्स के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ टेस्ट की, जिसमें आपने हमें बताया कि HbA1c होते हैं, CBC होता है, और अच्छा कुछ लंग्स एक्सरे भी कराने चाहिए हमें? हाँ, एक चेस्ट एक्सरे भी जो है वो ईयरली आपका जो है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। चेस्ट एक्सरे को भी जो है वो हमें इसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल, ये भी एक अपने प्रोग्राम में शामिल कर दें। एनुअल जो आपके चेकअप्स होंगे उसमें जहाँ कुछ टेस्ट हम डॉक्टर साहिबा ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उनमें एक चेस्ट एक्सरे को भी आप शामिल कर लें। साल में नहीं, 2 साल में एक दफ़ा कराएं। अगर बड़े इकोनॉमिकल पैकेजेस आ रहे हैं आजकल डॉक्टर सारा, डिफरेंट लैब्स जो हैं, बड़े मयारी लैब्स जो हैं, वो बड़े इकोनॉमिकल पैकेजेस दे रही है। जिस तरह यही है कि अगर हम इसको प्लान कर लें, थोड़ा सा बहुत ही लाइट सा फोकस हमारा इसकी तवज्जो की जरूरत है। कि अगर वही बात है 5 महीने सूट मत बनवाइए नहीं, अब 5-6 अफराद है ना जैसे, तो एक महीना इस तरह बचत भी हमारी रहेगी, हम और सारे लोग आपके नजर में भी आ जाएंगे, और कोई चीज अल्लाह ना करे किसी में कोई चीज, कोई एबनॉर्मेलिटी कोई चीज हो तो वो टाइमली आइडेंटिफाई भी हो जाएगी। किडनी की खराबी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर पे हमने बहुत बात की। ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स सबसे ज्यादा हार्ट पर होता है और आंखों पर होता है। आंखों पे होता है, ब्रेन पे होता है, ब्रेन पे होता है। स्ट्रोक का रिस्क देखें आप, यंग जनरेशन में भी बढ़ गया है। 40-45 ईयर्स में तो हार्ट अटैक होना बहुत ही अब कॉमन है यंग एज में। स्पेशली ये बात मैं करूँगी मेल्स में। हमारे यंग मेल्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रेस है, पॉल्यूटेड एयर है, लाइफस्टाइल है, प्लस वो जो आजकल जो नशे मुख्तलिफ नौयत के निकले ड्रग्स हैं, ड्रग्स किसी भी फॉर्म में लेना वो भी एक है। अभी चाहे एक जो मैं आपसे यहाँ पे सॉरी आपकी बात, वो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। इतनी हम चीजों से रोजों को रोक रहे हैं, लेकिन मैं बाज लोगों को देखती हूँ कि वो प्रॉपर रेस्ट भी नहीं करते। जो हमारा एक रिकमेंडेड टाइम है ना स्लीप का 6 to 8 आवर्स, वो भी नहीं। कि अगर अब हम आपको ये बोले, लोगों ने अपने आप को मशीन बना लिया है, मतलब घर आके भी काम, लैपटॉप पे काम, इसके काम, तो आपका जो रेस्ट टाइम है ना वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी, आपका प्रॉपर लाइट बंद हो, आपका माइंड सुकून में हो, ताकि आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो डिफरेंट हार्मोन्स जिनको आपकी स्लीप में जो रिलीज होते हैं ना, वो भी जो है वो आपके एक बैलेंस फॉर्म में आपके। मैं अपने शो में हमेशा एक बात करती हूँ कि रात को सोने का एक वक्त होता है, और सुन्नत के मुताबिक अगर देखा जाए तो इतना बहुत जल्दी है कि मगरिब के बाद खाना खाओ, इशा के बाद सो जाओ। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपको रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। वो रिपेयर मेंटेनेंस आपकी ज़रूरी है डेली बेसिस पे। तो जब हम स्क्रीन खोल के बैठे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज नहीं होते। वो समझते हैं अभी दिन ही चल रहा है, हाँ। तो वो जागते रहते हैं, इस तरह दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो मुस्तकिल जागने से वो तो अपनी क्वालिटी, मोबाइल का तो इस्तेमाल ये करें कि सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो ना करें। ओह, है ना, तो हम आंखें बंद, मोबाइल जब होने लगती है तो रख के बंद करके, ताकि जो है वो आपकी ब्रेन को भी जो है ना रिलैक्स, अनवाइंड होने का, कम से कम 6 फीट अपने से दूर रखें मोबाइल, या तो कमरे से बाहर भी प्रॉपर जो है ब्रेन को बिल्कुल टाइम मिले। एक तो वैसे हमारे यहाँ एक चीज और भी बहुत कॉमन हो गई है डॉक्टर साहिबा, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो, कि जो हम वाईफाई के सिग्नल्स पूरे घर में,
तो ये भी हमारे जो ब्रेन है- को, हमारी बॉडी को बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम रेस- ऑल द टाइम जो है एक रेस ऑरा में। में है ना, बिल्कुल। और अपने इन रेस के ऑरा में हाँ। है। तो इस ऑरा को खत्म करने के लिए भी सॉल्ट लैंप्स जलाएं और कोशिश करें रात को अगर जरूरत नहीं है तो अपना वाईफाई बंद कर दें। नहीं हम तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि वाईफाई की जिंदगी कैसी अटैच है। अब तो सुबह उठ के पहली जो चीज होती है मोबाइल। पहले लोग आते थे घर तो पिन वाला चार्जर मांगते थे, हाँ। फिर वो यूएसबी चार्जर आया, अब सीधा वाईफाई का पासवर्ड होता है, भाई पासवर्ड दे दो तो जिंदगी गुजरेगी। तो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, हेल्दी लाइफ गुजारें, नेचर से करीब हो जाएं। पार्क पे जाके बैठे, टाइम निकालें, डेडिकेटेड टाइम निकालें, ऑल्टरनेट डे पे, डेली, जैसे आपके लिए जितना वंस अ feasible वीक ही होना- चले हाँ। जाएं एटलीस्ट, तो और फैमिली अपनों के साथ टाइम जरूर हाँ, गुजारें। बिल्कुल। ये अवेलेबल है अभी आपके लेजर साथ। टाइम जो है ना, मोबाइल रख के फैमिली को टाइम देना, ये भी आपकी बहुत ओवरऑल सबकी फैमिली के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे विद टाइम हमें पता भी नहीं चल रहा और हम इसको अडेप्ट करते जा रहे हैं, इसके इतने यूज टू हो गए कि फैमिली को तो आजकल टाइम देने का रिवाज ही नहीं है ना, सब अपने अपने मोबाइल फैमिली में लेके एक बैठे साथ बैठे होते हैं तो एक सही कोने में, बात एक कोने है। में, एक कोने में, चार कोने बने हुए हाँ। होते हैं, चार लोग चार कोने में बैठे हुए अपने अपने मोबाइल में लगे हुए, सबको किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ खाने के टेबल पे गए, फटाफट खाना खाया, फिर निकल गए, और उसमें भी मोबाइल साथ चल रहा होता है। उसमें फिर क्या एंजाइटी बढ़ती जा रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ये सब चीजें हैं। डाइजेशन नहीं होती ना हाँ। आपकी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, चबाना नहीं होता, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अपनी आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना बहुत जरूरी है। बार बार हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज का मकसद यही है कि हम अपनी नेशन को हेल्दी और स्ट्रांग देखना चाहते हैं। प्रोग्राम तो हमारा था 2 घंटे का, जो कि यूं बिल्कुल हो ही गया, पता नहीं चला टाइम। बिल्कुल पता नहीं चला, और पता चलता भी नहीं, क्योंकि अब टॉपिक आपके सारे वास्ट थे, हाँ। बहुत बड़े बड़े थे, जिस पर हमने बहुत सरसरी बात की है। अभी तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहबा आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे ज्यादा ये जान के खुशी हुई कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इतना इजीली अब हाँ। एक्सेसिबल है और इतना चीप भी है। हाँ। तो जिन लोगों के लिए मसाइल है हीमोडायलिसिस में, तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस में बिल्कुल। जाते हैं। प्रोग्राम का लबे-लुबाब हस्बे तौफीक हस्बे आदत यही है कि अपने आप को सुधारें। जहाँ आपने अपने आप को सुधार लिया, वहीं आपके लाइफस्टाइल सही हो गए, जहाँ लाइफस्टाइल सही हो गए, वहीं आप हेल्दी हो गए। प्रोग्राम के हवाले से कोई मैसेज? बस यही है कि अपनी सेहत को तवज्जो दें, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट जीने के लिए ना, एंजॉय करने के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं ज़िंदगी में, सही। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी ना, हम फिजिकली अच्छे होंगे, तो हम जो है ज़िंदगी को मैक्सिमम लेवल पे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, मैं कहती हूँ ना, जो भी आपका हॉबी है, पेंटिंग वेंटिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी है आपकी, आप नमाज पढ़ने के शौकीन, आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक कॉम्पोनेंट एक ही है, फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छी नमाज पढ़ सकेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आप दोस्तों के साथ जा सकेंगे, आप आउटिंग कर सकेंगे, आप जो है अपने हॉबीज़ को कैरी आउट कर सकेंगे, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इससे जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो बस हेल्थ को अपने फोकस करें। मैं बहुत अफसोस होता है देख के क्लिनिक्स पे यंग जनरेशन को, उन लोगों को जो हमारा मतलब जिनको अभी इस वक्त हेल्दी होना चाहिए, फ्यूचर की भाग दौड़ हाँ, आप लोगों ने संभालनी है। वो बहुत बेसिक कंप्लेंट्स के साथ जो है इस तरह हमारे पास आते हैं, और बच्चे जो हैं उनमें चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं। तो ये बस हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो डिजीज़ जिनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है उनको प्रॉपर जो है अंडर केयर ऑफ फिजिशियन और अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट को हम जो है वो लेके चलें। तो बाकी तो यही मैसेज है कि सब अपनी ज़िंदगी को फिर अच्छे से गुजार सकेंगे, सब खुश रहेंगे। बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें, यही अल्टीमेट life गोल का- खुश है ये। बिल्कुल लाइफ का मकसद यही होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ हो और खुशियाँ बांटने वाले आप हो। बाकी अपने जो मसाइल है वो तो चलते ही रहते हैं और होते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि आपकी सेहत अगर अच्छी है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर जो है ना, धरती पे बोझ लगने लगता है इंसान अपने आप को। तो उस बोझ को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अच्छा जो है सोचें, अच्छा करें और लोगों के लिए अच्छे साबित हों। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, बहुत थोड़ी सी देर है। अगर मैं कोई भी बात शुरू करूंगी तो मेरा ख्याल है मुझे वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, अगर कोई 1-2 मिनट में आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी हमें बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। सक्सेस स्टोरीज जो है वो पेशेंट वाइज ही मैं बताना चाहूँगी कि पेशेंट्स आते हैं और जब डायलिसिस के लिए या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए विलिंग नहीं होते और हम उनको कन्विंस करते हैं और वो पेशेंट
जब ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जो अच्छे ट्रीटमेंट के साथ, जिस कंप्लेंट्स के साथ आते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए और अच्छे हेल्दी होके गए, तो बहुत ज़्यादा जो है ये बात आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि जो जिस पर्पज़ के लिए आपने ये डिग्री ली, इतनी पढ़ाई की, वो लोगों के चेहरों पे खुशी आ रही है, लोगों से दुआएं निकल रही हैं। ये प्रोफेशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया, बट इसमें जो अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और जो अपना काम डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, उनको अपना काम करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, लोगों को हेल्दी देख के बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी मिलती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि डेडिकेशन के साथ कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करते, वसूल हो जाती है वो। और अगर पेशेंट के चेहरे पे खुशी होती है, या आप तो व्हाट्सएप का ज़माना है, एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि डॉक्टर साहब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ या बेहतर फील कर रही हूँ और मैं अब बहुत इम्प्रूव हुई, और उनके लबो लहजे से हमें पता चलता है, तो यकीन जानिए हमारी भी यहाँ मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ हमने जो काम किया अल्लाह ताला ने हमसे वो काम ले लिया कि हमने किसी को सेहत की तरफ गामजन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अपनी अपनी सोच है, कौन कितना पॉजिटिवली सोचता है, मगर थिंक पॉजिटिव, क्योंकि माशरे को इसको बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, हम बहुत गलत सोचने लगे हैं, बैक बाइटिंग करने लगे हैं और हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गए हैं। वहाँ से निकलिए, अपने दीन को मुताला कीजिए, बहुत इजी लाइफ पे आइए। सबसे ज़्यादा हमारा दीन बड़ा क्लोज टू नेचर है, अगर हम चाहें तो समझे, है ना। फरहान सईद हमारे बहुत ज़बरदस्त से जो एक सिंगर हैं, एक छोटा सा टाइम मेरे पास है तो मैं सोच रही हूँ 2 मिनट का ये सॉन्ग इनका चल रहा है, मैं वो प्ले कर दूँ और इसके बाद हम जो है यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।